हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लैब। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आप लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके जीपैट के, उसके डिस्कशन की सीरीज चल रही है। उसी में हमारा जो आज का यहाँ पे लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे जीपैट 2023 के, आपको पता है 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो शिफ्ट 1 का जो ये पेपर आए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिए आपसे, चूज द करेक्ट एंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन अबव गिवन रिएक्शन फ्रॉम द चॉइसेस लिस्टेड बिलो। यहां आपके पास में चॉइसेस दी गई हुई ऑप्शंस हैं और ये आपके पास में रिएक्शन है। आपसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। आपके पास में क्या था, देखो, CH3 कार्बन, CH3 CH2 और अगेन ये भी आपका क्या है, CH3 ही है। यहाँ भी आपका कहता है एक मिथाइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ था। मतलब हम ध्यान से कहते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये सेकंड पर एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल का लगा हुआ है और एक ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ आपके पास में क्या दिया गया हुआ है, ETOH दिया गया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास इथेनॉल है, तो ये क्या कराएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कराने वाला है। देखो आपके सारे ऑप्शंस में भी क्या है, आपके पास में एलिमिनेशन होकर के आपको कहीं ना कहीं एल्कीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बनने वाला है। तो क्योंकि आपके पास में यहाँ पे ETOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो एलिमिनेशन होगा आपका, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन हुआ, क्योंकि आपका एक कार्बन हैवी कैसा आपका 3 डिग्री है। तो आपका सबसे पहले जब यहाँ से एलिमिनेशन हुआ तो आपको एक कार्बोकेटाइन मिलेगा CH3 CH2 और यहाँ से क्या हुआ आपका, ये Br माइनस के फॉर्म में यहाँ से गया हुआ होगा, तो CH3 और यहाँ पे क्या गया हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से आपका Br माइनस निकला होगा, Br माइनस यहाँ से हट रहा है, ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप, ये तो पहला स्टेप हो गया यहाँ पे, जिसमें क्या होता है, एलिमिनेशन होता है लिविंग ग्रुप का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन आपका यहाँ से जाता है, डीप्रोटोनेशन होता है। सो आपका बेस आएगा और यहाँ से क्या करेगा, बेस आपके यहाँ से प्रोटॉन्स को लेकर के जाएगा। तो जब बेस आपका प्रोटॉन को लेकर के जाने वाला है, तो आपके पास में यहाँ से भी प्रोटॉन जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। भाई पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, तो इससे जो अल्फा पोजीशंस पर लगे हुए कार्बन से है, इन्हीं से ही क्या होगा, आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है H+ के फॉर्म में। तो हमको एक रूल पता हुआ है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेफ रूल बोलते हैं। और सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शंस कराते हो, तो डीप्रोटोनेशन उस कार्बन से होता है, जहां पे लेस हाइड्रोजन होते हैं, जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। और हमको मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने वाला है। तो यहाँ हम एलिमिनेशन कराते हैं और एलिमिनेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो CH3, यहाँ से एलिमिनेशन एक H+ जाएगा तो CH बचेगा, डबल बॉन्ड C आ जाएगा और यहाँ से एक मिथाइल, दैट इज ये लगा हुआ है, और एक मिथाइल हमको यहाँ से ये लगा हुआ है। ये हमारी सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनने वाली है और यही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम क्या होने वाला है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूटीन आना चाहिए आंसर में। तो पेंटीन तो पहले यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। अब आप देखो, फर्स्ट सेकंड पर मिथाइल लगा हुआ और सेकंड पर ही आपका क्या है, इन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ब्यूटीन के सेकंड पर मिथाइल और सेकंड पर ही क्या है, ब्यूटीन प्रेजेंट है। तो 1 मिथाइल हटा दीजिए, तो 1 पर वैसे ही मिथाइल पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्या हो गया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, दैट इज बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बी आंसर इसका क्या है, देखो सही आंसर था, बी इसका करेक्ट आंसर हो रहा था। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और एलिमिनेशन रिएक्शन करा करके हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, अपना प्रोडक्ट बना रहे थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड जो आप जानते हो 360 डिग्री, मतलब क्या होता है, पढ़ाई हमेशा 360 डिग्री में करना चाहिए। भाई आपको ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर तो हम बताएंगे, साथ में हमें सब कुछ कवर करना है। देखिए सबसे पहले लिखा है, द फॉलोइंग आर द प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग द फ्लेम एटोमाइजेशन एंड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, इसको अपन AAS बोलते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो दैट इज द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल होता है। इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं मेटल एनालिसिस के लिए। किसको यूज करते हैं भाई, मेटल एनालिसिस के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका ये अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स का सीक्वेंस पूछा गया था आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले नंबर पर जो आपका स्टेप होता है वो होता है न्यूबलाइजेशन। न्यूबलाइजेशन समझते हो, जैसे हमारे घर में डीओ रहता है, अपन स्प्रे कर देते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। न्यूबलाइजेशन जो होता है इसका फर्स्ट स्टेप होता है। देन डीसॉल्वेशन, ये इसका डीसॉल्वेशन जो होता है स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए COD किसमें दिया है बेटा, ये जो ऑप्शन है इनको तो आप काट दीजिए, ठीक है।
अब बचा हमारे पास बी ऑप्शन। अब न्यूबलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूबलाइजेशन के बाद, यहाँ पर वोलेटाइजेशन, जो आपके ड्रॉपलेट्स है उनका किया जाएगा वोलेटाइजेशन। यहाँ पर देखो ए दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर सही है। उसके बाद आपका डिसोसिएशन होता है, लास्ट में होता है बेटा आयोनाइजेशन। लास्ट में क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो आयोनाइजेशन को लेके एक चीज और, आपके ही एनालिसिस में एक और मेथड होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कहानी बदल जाती है। देखो उसमें हमारा जो सैंपल रहेगा उसमें सबसे पहले आयोनाइजेशन होता है बेटा, उसका सबसे पहले सैंपल का आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद उसके पार्ट्स टूट जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फिर उनको अपन m/e रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। तो दोनों ही मेथड है, अलग अलग है भाई, लेकिन देखो आयोनाइजेशन वर्ड यूज हो रहा है तो इसलिए आपको बताया कि आयोनाइजेशन आपको ऐसा है कि मास में तो पहला स्टेप है बेटा, लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? लास्ट स्टेप है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्टेप है पहला तो आपका न्यूबलाइजेशन हो गया, ठीक है, न्यूबलाइजेशन हो गया। इसको दूसरे नंबर पर क्या होगा? आपका डिसॉल्वेशन होगा, ठीक है। देन आपका वोलेटाइजेशन होगा, देन आपका क्या होगा? वहां पर डेसोसिएशन होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है। और जबकि मास में क्या होता है? पहले ही आयोनाइजेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, और उसके बाद आपका क्या होता है? मास अपॉन ई रेशो के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि मास में भैया पहला स्टेप आयोनाइजेशन होता है, और अगर हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां पे आयोनाइजेशन क्या होता है? अपना लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो इसका आंसर जो है बेटा अपना डी आंसर एकदम करेक्ट है। तो देखिए स्टेप्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखो सबसे पहले एक सैंपल सॉल्यूशन था भैया, स्प्रे लगा दिया, तुम ले आए दुकान से खरीद के स्प्रे, तो आपने क्या किया? उसका स्प्रे कर दिया। आपने एक स्प्रे जो आता है ना, अपन देखते सैनिटाइजर की बोतल आती है, स्प्रे रहता है, तो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स बन गए भाई। अब ये स्प्रे हो गया, अब ड्रॉपलेट्स बने, इनको थोड़ा सा क्या किया अपन ने? एरोसॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने किया डिसॉल्वेशन कर दिया, इसका डिसॉल्वेशन हुआ, फिर आपने इसको क्या कर दिया? वोलेटाइल कर दिया। अब वोलेटाइल हो गया भाई, अब उसको डिसोसिएट कर दिया अपन ने, तोड़ दिया और छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसके बाद हुआ आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं, अच्छे से याद रखेंगे इसको, स्टेप्स को, ठीक है। आप स्टेप्स को क्लियर याद रखेंगे। आपको एनडी याद रखिए, एनडीवी है यहाँ पर, ठीक है, एनडीवीडी और आई है। लो ये हो गया क्लियर। आपको एनडीवीडी करना है भैया। एनडी मतलब एन फॉर नेबुलाइजेशन, एटोमाइजेशन भी उसको बोलते हैं, कोई स्प्रे भी बोल सकता है, उसको तो डरना नहीं है, ठीक है। एटोमाइजेशन बोल सकता है, न्यूबलाइजेशन बोल सकता है। न्यूबलाइजेशन बच्चों को होता है भाई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आपने सुना होगा न्यूबलाइजेशन होता है। तो न्यूबलाइजेशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं ना उसको, न्यूबलाइजेशन को, तो वो न्यूबलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई? आपका डिसॉल्वेशन हो गया, ठीक है। फिर आपका वोलेटाइजेशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, आयोनाइजेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही चीज अगर आप मास में आके चले जाओगे ना, तो वहां चीजें बदलती हैं। वहां देखिए आयोनाइजेशन पहले है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, और ये दो इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। ये मेन स्टेप है, उसमें आयोनाइजेशन पहले होता है भाई, फिर m/e रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देते हैं। तो नेबुलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका एटोमाइजर यूज करते हैं, जो नेबुलाइजर यूज करते हैं कि वो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डिसॉल्वेशन क्या होता है भाई? सॉल्वेंट एवोपरेट किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है उनको, ठीक है। पहले वो गीले थे, ठीक है, अब उनको सुखा दिया तुमने, तो उसको क्या बोलोगे? डिसॉल्वेशन बोल दोगे, ड्राई कर दोगे उनको। एरोसॉल का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? आप पढ़ते होगे, जो हमारा ये रहता है फ्यूम रहता है, जो धुआं रहता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं ना एयर में, तो उसी को तो बोलते हैं, वो एरोसॉल का एग्जाम्पल होता है। जब सॉलिड पार्टिकल को अपन कहाँ ले जाते हैं? एयर हमारा मीडियम है और उसमें सॉलिड पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल एरोसॉल का होता है, तो एरोसॉल ही तो है भाई। तो क्या याद करना है इसमें? देखो पहले अपन ने भैया स्प्रे कर दिया तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए, फिर उनसे सॉल्वेंट हटा दिया, वो ड्राई बन गया भैया, तो एरोसॉल बन गया वो हमारा ड्राई एरोसॉल। फिर अपन ने उनका क्या किया? वोलेटाइजेशन कर दिया जैसे, ठीक है, और उसके बाद उनका डिसोसिएशन हुआ, फिर उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। तो ये याद रखना है अच्छे से। वोलेटाइजेशन क्या होता है भाई? एरोसॉल जो है उसको वोलेटाइज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका डिसोसिएशन क्या होता है? जो रिएक्शंस में आपके मेटेलिक पार्ट होते हैं उनको अपन कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे आपके सेक्शंस में। फिर दैट फाइनल स्टेप क्या होता है? डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनालाइट एटम जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है।
तो गैसियस आयंस इसमें रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ट्रिक से भी याद कर सकते हो, NDVDI, ठीक है, NDVDI, ठीक है। तो N से क्या है, नेबुलाइजेशन, डिसॉल्वेशन, वोलेटाइजेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। और क्या याद रखना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, वो यूज होता है किसमें, मेटल एनालिसिस में। इसमें अगर एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं हम कि हमारा एनर्जी सोर्सेस क्या है, ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है भाई। यहां पर हमने देखा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सबसे ज्यादा इसका मेटल एनालिसिस में यूज होता है। सोर्सेस की बात करें तो वही हमारे सोर्सेस हैं रेडिएशन के, जो आपके कहां पर रहेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रहते हैं। सेम हेलो कैथोड लैंप इसमें सबसे अपन कॉमनली यूज करते हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पैरा एनिसल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिजल्ट्स इन। आपके पास में क्या था, एनिसल्डिहाइड है, तो ये लिया हमारे पास में OCH3, और यहाँ पे हमने बोला क्या है, लगा हुआ है CHO, ये क्या हो गया हमारे पास में, पैरा एनिसल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन आपने कराई फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो चलो HCHO कर दिया हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। आपने रिएक्शन कराई है NaOH की प्रेजेंस में, तो ये तो आपका क्या है, देखो ये कैनिजेरो रिएक्शन हो गई, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने वाला है। और ये कैसी वाली कैनिजेरो है, इसको आप बोलते हैं क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन में आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैनिजेरो में से क्या होता है, कैनिजेरो होता है एल्डिहाइड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड्स अलग अलग हैं, तो क्रॉस हो गया, और ऐसी एल्डिहाइड में एक का ऑक्सीडेशन होगा, वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और एक रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, देखो दो एल्डिहाइड्स आ गई हैं, तो हमको बोला जाता है जो बेंजल्डिहाइड होता है ये हमेशा रिड्यूस होगा ऐसे केसेस में, और जो हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड है ये हमेशा ऑक्सीडाइज होता है। तो ये पर्सन हमेशा रिड्यूस होकर के, इसमें हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होता है ऑलवेज, ऐसे केसेस में ये ऑलवेज रिड्यूस होगा, और ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, इसमें हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन होकर के इस पर्सन, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बाकी OCH3 जो लगा हुआ है आपका, वो तो लगा ही रहने दो। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ये आपका बेंजिल अल्कोहल आ जाएगा, और ये आपका ऑक्सीडाइज होकर के HC डबल बॉन्ड ONA आपका आ जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एसिड में, इसका फर्दर हम लोग क्या करा लेंगे, अगर प्रोटोनेशन करा लेते हैं तो ये क्या करा लेंगे, आपका एसिड बन जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होता है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। तो आप बताओ ऐसा कहां पे कोई ऑप्शन है, आपसे पूछा गया पैरा मेथॉक्सी सोडियम बेंजोएट, नहीं बेंजोइक एसिड, सॉरी अपना ये जो बेंजल्डिहाइड है ये हमेशा बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सोडियम पैरा मेथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन नहीं जा सकता है, ये बेंजोइल अल्कोहल और बेंजिल अल्कोहल। तो देखो ये बेंजिल अल्कोहल है, बेंजोइल अल्कोहल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, पैरा मेथॉक्सी बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, आपका C ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। रिएक्शन का नाम क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन होती है। कैनिजेरो रिएक्शन में एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ये हुआ हमारे पास में कैनिजेरो की बातें, ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है, 46 जो हमारा क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट है बेटा। कोलेस्ट्रॉल जैसे इंसान का क्वेश्चन आया भाई, कोलेस्ट्रॉल से तो क्या बन रहा है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल से बेटा आपका प्रिग्नोन बनता है, प्रिग्नोन से हमारे पूरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन जाते हैं, हमारे पूरे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सभी बनते हैं किससे, आपके कोलेस्ट्रॉल से ही हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें स्टीरॉयड रिंग होता है, ठीक है, और उसमें 27 कार्बन होते हैं। अगर आप बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की या प्रोजेस्टेरोन की, तो इन लोगों में भाई साहब 27 कार्बन होते हैं, और छोटा सा हो जाता है इनका सेक्शन। फिर आता है हमारा आपका टेस्टोस्टेरोन, इसमें 19 कार्बन होते हैं, और एस्ट्रोजन में 18 कार्बन होते हैं। E फॉर एस्ट्रोजन और E फॉर 18, ऐसे याद रखें। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे कोई चीज को बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिकर्सर बोलते हैं। देखो बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे प्रिकर्सर पूछा है तो प्रिकर्सर मतलब भैया एक स्टेप पहले का पूछा है उन्होंने,
मतलब जैसे आपका कोई कंपाउंड यहाँ एक्स बनता है, मान लो वो एक्स डैश से बनाया जाता है, तो एक्स डैश प्रिकर्सर होगा। और डेरिवेटिव अलग चीज होती है, डेरिवेटिव जो होता है इसी के जैसे होता है, वो डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो इसी के जैसे होता है। तो अपन से पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर, तो पहली चीज तो अगर हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर पूछा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वाले लोग पूछे गए, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कौन है वो पूछा गया है। ठीक है, जैसे आज अपन बात करें कि अगर हम लोग हैं, आपका सन है या डॉटर है, और इसमें पूछे कि इनका आपस में क्या संबंध है बेटा, तो ये डेरिवेटिव जैसे है। एक पेरेंट्स है, उनके दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे जो हैं उनका आपस में स्ट्रक्चर जेनेटिक सेम है, तो वो बेटा डेरिवेटिव है। ऐसे ड्रग्स होते हैं डेरिवेटिव है, उनको एनालॉग बोलोगे। लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं जिनसे उनको बनाया गया है, तो वो क्या होंगे, प्रिकर्सर होंगे। तो आपका अगर कोलेस्ट्रॉल के बच्चों की बात करें, कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे पेरेंट्स हैं, तो इनके बच्चे में क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा भाई, एस्ट्रोजन आएगा, टेस्टोस्टेरोन आएगा, हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे। ये उनके क्या है भैया, ये तो उनके क्या है, बच्चे हैं, तो ये तो प्रिकर्सर हो नहीं सकते कभी। तो देखो इसको तो हटा दो, प्रोजेस्टेरोन तो भैया बच्चा है उसका, ये नहीं होगा। ठीक है, कोलिक एसिड है, ठीक है, कोलिक एसिड जो होता है हमारा, बेसिकली इसको अगर हम देखें तो ये आपका जो बाइल एसिड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या, प्रोस्टेनॉल, तो ये भी दोनों क्या है हमारे, इसके क्या है, प्रिकर्सर नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर क्या है फिर, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रिकर्सर होता है बेटा लेंटोस्टेरॉल होता है, अच्छे से याद रखना, लेंटोस्टेरॉल है यहाँ पर, और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो एक काम हमेशा करना, मैं तो करा ही दूंगा अभी, कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है बेटा, उसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अपन को करना है। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रिकर्सर वाली माया को अपन खत्म करते हैं। भाई प्रिकर्सर का जो माया जाल है ना, जिसमें हमें फंसा लिया जाता है, कभी ना कभी प्रिकर्सर के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हम लोगों से, और हम परेशान रहते हैं, तो हम पूरे प्रिकर्सरों की आज क्लास लगा देते हैं, जितने भी हमें मिलते हैं मेन। देखो सबसे पहले नंबर पर जब आप एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ते हो, तो आपको मिलेगा नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, हमारे डोपामीन भाई। ठीक है, ये इनका जो प्रिकर्सर होता है टायरोसिन होता है। ये काय से बनते हैं, टायरोसिन से बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, टायरोसिन से बनते हैं। सभी हमारे कैटाकोलामीन से, लेकिन बनते किससे हैं बेटा, टायरोसिन से। अब क्या होता है जब बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिनाइलएलानिन भी उनको कई बार दिखता है। ये लिवर का स्टेप होता है बेटा, वो आपका प्रिपरेटिव स्टेप है, फिनाइलएलानिन स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, प्रिकर्सर क्या है, टायरोसिन है। अब टायरोसिन की अगर बात आई है, तो जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं, जो अपना T4 है एंड T3 है, उसमें जो आयोडीनेशन होता है, तो वो टायरोसिन का ही होता है। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में तो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, उसी से रहता है। तो टायरोसिन दो जगह यूज होता है सर। फिर इसके बाद और कौन है, देखो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, या फिर भाई साहब अपना ल्यूकोट्राइन्स है। ठीक है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन्स है। ठीक है, इनको जिनको हम जनरली देखें, तो यहाँ पर जो है आइकोसोनाइड्स जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो हमारा थ्रोम्बोक्सेन हो, इनका अगर कोई प्रिकर्सर पूछता है, ध्यान से सुनना, प्रिकर्सर जो होता है इनका, ये बनते, ये एरो ऐसे बनाना चाहिए इस साइड में, क्योंकि इससे इसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टायरोसिन से क्या बनता है, हमारे थायराइड हार्मोन भी बनते हैं, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बनते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सेन का प्रिकर्सर क्या है, तो इसका प्रिकर्सर होता है बेटा अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन किसके डेरिवेटिव होते हैं, तो बच्चे हमें पता है अरेकिडोनिक एसिड आंसर लगाएंगे। नहीं भाई, वो प्रिकर्सर है, वो पिताजी है उसके। यहाँ पे टायरोसिन इनके पिताजी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन किसके भाई डेरिवेटिव है, तो ये तो कैटाकोलामीन्स होते हैं भाई, टायरोसिन के थोड़ी डेरिवेटिव, टायरोसिन तो उनके पिताजी हैं। ठीक है, अब आता है ऐसे इनका, तो अरेकिडोनिक एसिड क्या है, प्रिकर्सर है। अब बात आती है डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव होते हैं बेटा, प्रोस्टेनोइक एसिड के होते हैं। किसके होते हैं, प्रोस्टेनोइक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये सब जानते हो, इस पे कॉक्स एंजाइम काम करता है, ल्यूकोट्राइन के लिए लॉक्स एंजाइम काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहां से आपका कि आपका हिस्टामीन, हिस्टाडीन हमारा अमीनो एसिड होता है बेटा। हिस्टाडीन अमीनो एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो हमारे हिस्टामीन बन जाते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर ट्रिप्टोफान होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफान से जो हमारा बनता है वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनता है, जिसको अपन सेरोटोनिन बोलते हैं।
तो ये प्रिकर्सर है। इसके बाद और भी प्रिकर्सर्स हैं बेटा। आपका नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल किसके लिए प्रिकर्सर का काम करता है? कोलेस्ट्रॉल जो है, अपने क्वेश्चन में जो कोलेस्ट्रॉल के पिताजी पूछे गए, कोलेस्ट्रॉल के पेरेंट्स का नाम पूछा गया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इससे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं प्रेग्नेनोलोन। अच्छे से याद रखना, ये इंटरमीडिएट होता है हमारा, ठीक है। आगे जाके इससे हमारी बॉडी में जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है वो सभी बनते हैं, चाहे वो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो, चाहे वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो हमारा एस्ट्रोजन हो, ठीक है। तो कई बार अगर पूछेंगे प्रेग्नेनोलोन का रोल क्या है, तो वो इंटरमीडिएट है। कोलेस्ट्रॉल इनके फादर हैं भाई, प्रिकर्सर हैं। प्रिकर्सर किसके हैं भाई? इन लोगों के हैं, ये उसके, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में कोलेस्ट्रॉल का पूछा था, तो कोलेस्ट्रॉल का जो होता है लेंटोस्टेरॉल है यहाँ पर, ठीक है। लेंटोस्टेरॉल से ऊपर जाओगे तो आपको सिक्वेलिन एपॉक्साइड मिलेगा। ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है सिंथेसिस का, तो ये याद रखेंगे अच्छे से। अब हम आपको कोलेस्ट्रॉल का पूरा सिंथेसिस पढ़ा देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आज अपन से कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर पूछा है, कोई भी नाम हो सकता था इन लोगों में से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस का कोलेस्ट्रॉल का। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होगा और एचएमजी कोएंजाइम बनता है। एचएमजी कोएंजाइम का खूब नाम सुना होगा भाई आप लोगों ने, जो हमारे आपके हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जो स्टैटिन है हमारे, एटोरवास्टैटिन, वो एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। दैट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज, इसका रिडक्शन करता है तो मेल्बोनोनिक एसिड बनता है। तो ये जो स्टेप पर, यहीं पर हमारे स्टैटिन काम करते हैं, जो आपके हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो याद रखें, देखो कोलेस्ट्रॉल जो है उसका पहला स्टेप भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। भाई आपसे पूछा है तो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होता है, एचएमजी कोएंजाइम ए बनता है, उसका रिडक्शन होता है, मेल्बोनिक एसिड बनता है। मेल्बोनिक एसिड के बाद क्या बनता है भाई अपना? यहां से नेक्स्ट स्टेप में हमारा सिक्वेलिन बनता है, फिर सिक्वेलिन का एपॉक्साइड बनता है। यहां पर थोड़े से इंटरमीडिएट में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर बनता है आपका आयनोसिटॉल पायरोफॉस्फेट बनता है, फिर जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, फिर फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। ये आप कोग्नोसी में पढ़ते होंगे ना, टर्पिनोइड्स, उसमें मिलता है आपका जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, तो वो भी इंटरमीडिएट है। इसके बाद सिक्वेलिन बनता है, सिक्वेलिन एपॉक्साइड बन जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, लेंटोस्टेरॉल बन जाता है। इसके बाद आपका डेस्मोस्टेरॉल बनता है, फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल में याद रखना 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में कितने होते हैं? 27। फिर कोलेस्ट्रॉल आगे जाके 21 कार्बन वाले क्या क्या बनाता है हमारा? प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद हमारी बॉडी में 19 कार्बन का जो बनता है टेस्टोस्टेरोन, और 18 कार्बन का बनता है एस्ट्रोजन। ये आगे जाके सिंथेसाइज करता है। इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? प्रेग्नेनोलोन करता है, ये याद रखेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है भाई, कई बार आता है आपको क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री में भी है ये पार्ट आपका। तो कोलेस्ट्रॉल का एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में, एचएमजी कोएंजाइम में, वहां से आपका रेट लिमिटिंग स्टेप, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज काम करता है, मेल्बोनिक एसिड बनता है। फिर वहां से आपके ये हमारे पायरोफॉस्फेट्स बनते रहते हैं, ठीक है। आपका मेल्बोनिक एसिड पायरोफॉस्फेट बनेगा, फिर आपका जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, आपका इसके बाद फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, देन आपका सिक्वेलिन बन जाएगा, सिक्वेलिन एपॉक्साइड बनेगा, देन लेंटोस्टेरॉल बन जाएगा, फिर डेस्मोस्टेरॉल बन जाएगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा अच्छे से कवर करके रखना है आपको तरीके से, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से हम अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 47 है, इसको ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम सोचें कि ये क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, हमें स्ट्रक्चर याद होना था, हमारा फॉल्ट है कि हमें स्ट्रक्चर याद नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हम पे नहीं बना। बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसे होते हैं। मतलब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे, आपके जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब कुछ नहीं करना याद, आपको बिल्कुल कर लोगे आप। देखो सबसे पहले नंबर पर इतना बड़ा नाम है कि हम तो नाम ही देख के डर जाएं। भैया लिखा है अल्फा अल्फा टेट्रामेथाइल,
मतलब इसमें टेट्रामेथाइल मतलब 4CH3 होंगे भाई साहब। इसके बाद क्या लिखा है, ये ट्रायाजोल लिखा। ट्रायाजोल मतलब ऐसी रिंग है भाई इसमें कि नाइट्रोजन इसमें कितने हैं आपके, 3 नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। देखिए ये 1 2 आपका हो गया, ये आपका जो 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो आपके ऐसी रिंग है कि उसमें 3 नाइट्रोजन है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायाजोल रिंग बोलते हैं। एक बात बताना आप लोग, आपने पढ़ा होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में, अगर किसी के लास्ट में एजोल लगा रहता है तो उसका मतलब होता है कि भाई साहब उसमें नाइट्रोजन की रिंग है। ये एक हमें ट्रिक देता है कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन की रिंग है। तो मुझे ये बताइए ट्रायाजोल लिखा है, जो आपका एजोल लिखा है, मतलब आपके 3 नाइट्रोजन वाली रिंग है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन वाली रिंग को क्या बोलते हैं बेटा, अमीडाजोल बोलते हैं, उसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। 3 नाइट्रोजन वाली रिंग को क्या बोलते हैं, ट्रायाजोल बोलते हैं। 4 नाइट्रोजन है तो टेट्राजोल बोलोगे। जैसे टेट्राजोल रिंग रहती है हमारी, जो आपकी ड्रग है कैंडिसर्टिन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें रहती है। तो अब यहां पर देखिए ये आपका एजोल लिखा है, हमें नहीं पता कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, कुछ नहीं पता हमें। अब एजोल को पकड़ो जरा, ये काट दो भैया, इसमें एजोल है ही नहीं, इसमें एजोल है नहीं, इनको काटो। अब 2 जगह है भाई, इसमें भी सर एजोल है और इसमें भी एजोल, मतलब इसमें भी आपका नाइट्रोजन का रिंग है, इसमें भी। इनको अगर हम देखें तो ये है तो हमारे एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर, एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं अपने लेट्रोजोल और एनेस्ट्रोजोल, कॉम्पिटिटिव एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। जो आपका टेस्टोस्टेरोन रहता है उसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, एस्ट्रोजन बन जाता है, यहाँ पे काम करता है एरोमेटेज एंजाइम। इसको इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाते हैं लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, इसमें ट्रायाजोल रिंग हमारी प्रेजेंट होती है। अब फाइटिंग किस किस के बीच हो रही है भैया, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब हमें पहचानना है कौन है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें। हमने एजोल तो देख लिया, अब यहाँ पर देखिए बेंजो, यहाँ पे लिखा है एसीटोनाइट्राइल, मतलब ACN इस पे लिखा है, AN लिखा ही हुआ है, एसीटोनाइट्राइल लिखा है। क्या लिखा है, एसीटोनाइट्राइल, काम खत्म यहीं पे भैया। ये लिखा है एसीटोनाइट्राइल, AN का मतलब है एसीटोनाइट्राइल और A आपकी ट्रायाजोल रिंग। हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है स्ट्रक्चर, सीधा सीधा बी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हमारा सही है, मैं गारंटी देता हूं। आप बोलोगे सर आपको तो पता होगा पहले से आंसर, अरे मुझे नहीं पता आंसर पहले से भाई। और उसके बाद भी आप देख लीजिए, अभी दोनों तीनों के स्ट्रक्चर्स दिखा देते हैं। पहले नंबर पे तो आपको सी और डी ऑप्शंस क्या करना था, कैंसिल कर देना था। अब हमारे पास क्या बचा था बेटा, ए और बी बचा था। अब हमें देखना था एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल अगर हम देखेंगे वहां पे तो AN लिखा है उसके आगे, एनेस्ट्रोजोल हमारा आंसर है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है अच्छे से कि कभी भी एजोल लग जाता है तो नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखिए कुछ ड्रग्स के मैं नाम लिखता हूं। देखो क्वेश्चन ये आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके दीवाने हो जाएं, हमें आजू बाजू की चीजें भी पढ़ना पड़ती हैं। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, एक कॉमन सा नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा आपको यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल, इसको ध्यान से देखना, मेट्रोनिडाजोल लिखा, ये लिखा भाई मैंने मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा बेंज इमिडाजोल, ये यहां पर लिखा मैंने एल्बेंडाजोल। क्या लिखा मैंने, एक ड्रग का नाम एल्बेंडाजोल लिखा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नाम लिखा फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल लिखा। ठीक है, और आपको बोरीकोनाजोल लिखा, यहाँ पर बोरीकोनाजोल लिखा मैंने, इट्राकोनाजोल लिखा और पोसाकोनाजोल लिखा। ये मैंने लिख दिए इतने नाम। ठीक है, इसके बाद और भी लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको कीटोकोनाजोल लिख देता हूँ, कीटोकोनाजोल लिख दिया मैंने, सब इंपॉर्टेंट है बेटा ये। मिकोनाजोल लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लोट्रीमाजोल लिख दिया। ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिए। अब मुझे एक चीज बताना, इनके लास्ट में, और अपन इनको भी लिख देते हैं, लेट्रोजोल लिख दिया, लेट्रोजोल लिख दिया, एनेस्ट्रोजोल लिख दिया, ये नाम मैंने लिखे। इतने नामों को देख के आपको एक चीज तो क्लियर हुई कि भाई साहब इनमें नाइट्रोजन का रिंग है। अब नाइट्रोजन का रिंग कितने होते हैं इस दुनिया में, भैया नाइट्रोजन का रिंग ये भी होता है। इस रिंग को हम लोग पायरोल के नाम से जानते हैं। आपका नाइट्रोजन का रिंग जो होता है अल्टरनेट नाइट्रोजन वाला होता है, इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं हम। कई बार ये नाइट्रोजन का रिंग जो होता है आपके 3 नाइट्रोजन हो जाएंगे, जैसे इसमें देखा, तो उसको क्या बोलोगे, ट्रायाजोल बोलोगे। कई बार ये नाइट्रोजन के नंबर 4 भी हो सकते हैं, टेट्राजोल कहलाएगा, जैसे कैंडिसर्टिन में होता है। तो अगर एजोल लगा है तो मतलब क्या है, नाइट्रोजन का रिंग है, ये हमें बता देता है वो। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें नाइट्रोजन का रिंग होगा हमेशा एजोल लगा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रकार से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मेट्रोनिडाजोल में निडाजोल लिखा है,
भाई साहब निडाजोल हमको बता रहा है कि बच्चों पढ़ लो, नाइट्रोमिडाजोल होती है इसमें। क्या होती है? नाइट्रोमिडाजोल होती है। अब आपसे पूछा एल्बेंडाजोल में, भाई ये देखिए बेंज लिखा है, तो इसमें होती है हमारी बेंज इमिडाजोल होती है। ये ऐसे याद कर लोगे, क्या होती है? बेंज इमिडाजोल होती है। फिर अगर हमसे कोई पूछता है, ये पूरी दुनिया चिल्लाती रहती है एजोल एंटीफंगल, एजोल एंटीफंगल, तो भैया ये लोग भी एजोल हैं। क्या है आपके? एजोल भी एजोल है। तो यहां पर याद रखना है अच्छे से कि ये जो है आपका, ये एजोल सभी लोग बोलते रहते हैं कि एजोल एंटीफंगल, एजोल एंटीफंगल, तो भाई वो एंटीफंगल साथ में बोलते हैं। एजोल ऐसा नहीं है कि वो ही अकेले हैं दुनिया में, बहुत एजोल है बेटा, इतने सारे एजोल मैंने आपके सामने बना दिए। एंटीफंगल में देखिए जो फ्लूकोनाजोल है, बोरिकोनाजोल है, ये आपके ट्रायाजोल वाले होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ट्रायाजोल वाले हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे इमिडाजोल वाले हैं, ये इमिडाजोल वाले होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। तो देखो ट्रायाजोल रिंग आपको कहां पर होता है? लेट्रोजोल एनेस्ट्रोजोल में होता है। और हमारे जो वीआईपी फीमेल है, इसको ऐसे याद कर लेना, वीआईपी फीमेल, ठीक है, वोरिकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इन लोगों में क्या होता है हमारा? कौन सा रिंग होता है? ट्रायाजोल होता है। कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, इन सभी में क्या होता है आपका जो रहता है? इमिडाजोल रिंग रहता है। ये पुराने वाले, ये नए वाले हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। इसका आंसर देखो बी था। अब अपन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहां से स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखें, एनेस्ट्रोजोल है, ठीक है, एनेस्ट्रोजोल है। सबसे पहले तो देखो ट्रायाजोल रिंग है। ट्रायाजोल किस में होता है सर? वीआईपी फीमेल में भी होता है, ठीक है। वोरिकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इसमें भी रहता है। अब ट्रायाजोल इसके साथी भी है, ट्रायाजोल इसके साथी ये नीचे बने हैं, आप देखिए ये हमारा ट्रायाजोल इसका साथी बना हुआ है, ये लेट्रोजोल है, इसमें भी ट्रायाजोल रिंग है, ठीक है। लेट्रोजोल जो होता है उसमें आपका साइनाइड ग्रुप होता है, ये याद रखना अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। अब स्ट्रक्चर्स में मैंने वैसे ही बताया, स्ट्रक्चर याद करने की कहीं से जरूरत नहीं है। देखो ये ट्राई आपका है, ये हमारे टेट्रामेथाइल है, साइनाइड इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक नई चीज क्या है आपका? ये एसिटोनाइट्राइल। ये एसिटोनाइट्राइल ग्रुप जो है आपको, ये आपको एडिशनली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जैसे आपको ध्यान रखना है कि एसिटोनाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। तो एसिटोनाइट्राइल जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें एसिटोनाइट्राइल है। इसमें देखिए इसमें जो है बेंजोनाइट्राइल है, इसमें क्या है आपका? बेंजोनाइट्राइल है, ठीक है। इसमें भी है लेकिन इसमें बेंजोनाइट्राइल है, डाइबेंजोनाइट्राइल है। तो आप आराम से पहुंच गए आंसर तक, ठीक है। अमीनोग्लूटाथामाइड होता है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। एक्जिमेस्टेन हमारा ड्रग होता है, इसका स्ट्रक्चर ये। इसमें देखो स्टीरॉयड रिंग होता है, इसमें क्या रहता है? स्टीरॉयड रिंग रहता है। देखो इसमें एक्जिमेस्टेन में देखो इसमें स्टेन लगा हुआ है, स्टेन लगा है मतलब स्टीरॉयड रिंग है। अगर फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आए तो इसमें क्या लगा है? स्टीरॉयड रिंग आपका लगा हुआ है। तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। द रिएक्शन बिटवीन नैप्थलीन एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपके पास में क्या है? देखो नैप्थलीन है, ये रहा हमारे पास में नैप्थलीन। अब नैप्थलीन जो होता है इसके अलग अलग रिएजेंट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो अपने पास में क्या था? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड था, ठीक है ना, Cr2O3 था हमारे पास में। इसका हमने रिएक्शन कराया, और रिएक्शन करा करके हमको क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो क्योंकि Cr आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन नहीं करेगा, बट सॉरी अपना इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करने वाला है, बट हाँ फिर भी ऑक्सीडेशन तो करेगा। और ये जो है, ये जो होता है तो नैप्थलीन से नैप्थोन में कन्वर्ट होता है, 1,4 नैप्थोक्विनोन में कन्वर्ट होता है, जिसको आप डाइओन भी बोल सकते हैं। तो नैप्थलीन 1,4 डाइओन आपका ये बनता है, नैप्थलीन 1,4 डाइओन में कन्वर्ट होगा। देखो ऑप्शन कहीं था क्या? हाँ जी ये था, ऑक्सीडेशन करने वाला है तो H नहीं लगा सकते आप यहाँ पे, चलो हटाओ इसको। यहाँ भी क्या था? 1,2 डाइओन। देखो 1,2 डाइओन है तो नैप्थलीन में जो अपना रिएक्टिविटी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजिशन होती है वो 1 और 4 ही हुआ करती हैं, ठीक है ना, 1,4 हुआ करती हैं। ये आपका क्या है? ऑक्सीडेशन की बात है। ये फर्दर क्लीवेज वाले ऑक्सीडेशंस भी करते हैं, बहुत से ऐसे केसेस होंगे जहां पे टूट जाएंगे जब हम क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशंस कराते हैं, लाइक Na2Cr2O7 वगैरह ले लेते हैं। इस केसेस में क्या करते हैं? और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये देखो Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में क्या होता है? आपका ये रिंग ही टूट जाती है यहाँ से, और ये आपका थाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। V2O5 ले लो, ओजोन ले लो, तो उस केस में क्या होता है? ये आपका एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ से अगला जो है हमारा, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हमारा एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये आपका एक आउटर ट्यूब से सराउंड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस को अपन फिल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 8
बॉटम थ्रू द टेस्ट सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं बताइए? बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब आपसे पूछा उन्होंने कि हाइड्रोजन गैस को फिल करते हो भाई। अब ये बताइए, अगर एक उससे भी पूछोगे जो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करता है, आप उससे भी पूछ लेना भाई साहब इसका आंसर क्या होगा, तो वो कहेगा कि इसमें हाइड्रोजन लिखा है तो मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपका आंसर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक है। इसे अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमल भी होता है हमारा, लेकिन आपको यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अपना सीधा सीधा आंसर रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक है। ये इसमें प्लेटिनम का वायर रहता है, ठीक है, और उस पर अपन क्या होती है, या तो प्लेटिनम की कोटिंग रहती है, तो उस प्लेटिनम वायर में अपन क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब में लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें जो सॉल्यूशन रहता है हमारा 1 मोलर HCl रहता है। ये भी पूछ सकते हैं भाई कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कितने मोलर सॉल्यूशन होता है, तो 1 मोल अपना HCl का सॉल्यूशन होता है। इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये पूछ सकते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमेशा फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है इसलिए तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रहता है उसका चेंज होता रहता है, तो उसी के आधार पर तो हम मेजर कर लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा पोटेंशियल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्लेटिनम कोटेड रहता है हमारा वायर, उसमें सीधा अपन क्या भर देते हैं, हाइड्रोजन को भर देते हैं। तो ये अच्छे से याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following gives correct rank order from fastest to slowest of the relative rates in SN2 reaction of methyl bromide, tertiary butyl bromide, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एंड एथाइल ब्रोमाइड? ये अपने पास में अलग अलग ऑप्शंस पूछे गए हैं SN2 के लिए कि इनका क्या ऑर्डर होना चाहिए। SN2 की बात करते हैं तो हमको पता है ये 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, जो क्या होता है, अटैक कर रहा होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है, और स्टीयरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने बात करी यहाँ पे, ये हमारे पास में जो ऑप्शंस दिए गए हुए हैं ये सब क्या थे, देखो यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड में क्या था, सिर्फ एक ही कार्बन था जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ था। एथिल ब्रोमाइड थी, आपके पास 2 कार्बन की चेन हुई है, ब्रोमीन लगी हुई। नेक्स्ट क्या था, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आ गया हुआ है, तो अभी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आया तो आपके पास में मतलब 2 डिग्री कार्बन हो चुका है, ब्रोमीन लगा हुआ। और टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड 3 डिग्री कार्बन हो चुका है, ब्रोमीन लगा हुआ। तो SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है ये क्या बोलता है भाई, आपका जो मेथाइल ब्रोम होगा, मेथाइल हैलोजन होता है, ये सबसे फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। देन आपके 1 डिग्री हैलोजन्स, देन आपके 2 डिग्री हैलोजन्स, और देन आपके आते हैं 3 डिग्री हैलोजन्स वाले रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो भाई आपके पास सबसे फास्ट जो रिएक्शन होगा SN2 का वो होगा किसमें, मेथाइल ब्रोमाइड में होना चाहिए। देखो मेथाइल ब्रोमाइड में कहाँ कहाँ दिया गया हुआ था, यहाँ हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड था, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड था। मिथाइल के बाद कौन सा आना चाहिए, एथाइल आना चाहिए। हाँ ये भी क्या है आपका कहीं ना कहीं 1 डिग्री है, तो एथाइल ब्रोमाइड हो गया। हाँ जी चलो, यहाँ भी 2 केसेस में एथाइल ब्रोमाइड था। देन यहाँ आइसो, दैट इज कैसा वाला है, आइसो ग्रुप ये होता है। यहाँ पे आपने मिथाइल लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा दिया, ये कार्बन है, और इससे लगा दिया आपने क्या, ब्रोमीन, एक लगा दिया आपने हाइड्रोजन, ये क्या हो गया आपका आइसो ग्रुप हो गया। तो देन आपका क्या होना चाहिए, आइसो आना चाहिए। टर्शरी कैसा होता है, टर्शरी तो 3 कार्बन लग जाएंगे आपके। तो भाई नेक्स्ट आना चाहिए आइसोप्रोपाइल, ये भी रॉन्ग हो गया है। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। SN2 की बात की गई हुई थी, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका एंटी कैंसर ड्रग पूछी गई है अपन से। देखो एंटी कैंसर ड्रग पूछी गई है हमसे, और पूछा है इन्होंने पायरिमिडीन क्लास में। आपने देखा कि एंटी कैंसर ड्रग में हमारा प्यूरिन और पायरिमिडीन क्लास होता है। देखो अगर प्यूरिन क्लास की बात करें तो इसमें प्यूरिन रिंग होता है, एडिनिन ग्वानिन वाला, और पायरिमिडीन की बात करें तो ये साइटोसिन आपका थाइमीन वाला रहता है हमारा, ठीक है। तो ये अलग क्लास रहती है, यूरेसिल वाला रहता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन यूरेसिल को जानते हैं अच्छे से, और अपन ये साइटोसिन को जानते हैं। 2 चीजों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि भाई हम एकदम आंसर पे पहुंचे। सबसे पहले तो भाई जिस ऑप्शन में 5 फ्लोरो यूरेसिल नहीं है उसको हमें आंसर नहीं लगाना, क्योंकि देखो इसमें सीधा यूरेसिल लिखा है, तो मतलब यूरेसिल तो पायरिमिडीन में आता है भाई, ठीक है। यूरेसिल कहाँ आता है, पायरिमिडीन में आता है। तो आप यहां देखना, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन लोगों में क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर देखें हम यहां से यहां तक, ये जो चीज है ये तो कॉमन चल रही है भाई, ये भी चीज कॉमन चल रही है,
मतलब अगर आप पूरे क्वेश्चंस को देखो तो सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज चल रही है वो यही चल रही है बेटा। यहाँ पर देखिए ये कॉमन है इसमें, ठीक है, ये इसमें कॉमन, इसमें, मतलब ये तो आंसर रहेंगे ही हमारे अल्टीमेटली, ठीक है। मतलब आपका एजासाइटिडीन, देखो एजासाइटिडीन तो सीधा साइटोसिन है ही, उसमें लिखा है। यहाँ पर भी डी सिटाबीन लिखा है, ये भी साइटोसिन वाला है, ठीक है, ये यूरेसिल वाला है। अब इसमें आपको दिख रहे हैं, अब यहां से जो सीधा सीधा आंसर हमारा ए बनेगा, क्योंकि देखो पेंटोस्टैटिन जो होता है अल्काइलेटिंग एजेंट होता है, ये आंसर आएगा नहीं, ठीक है, ये गया हमारा काम से। ये अब हमें इन दोनों में से ही आंसर लगाने थे, ये तो वैसे ही काट दिए थे अपन ने, क्योंकि यूरेसिल लिखा है, तो ये जो हमारा क्लोफ्राब्रीन है ये भी नहीं होता उसमें, आपका पायरिमिडीन में, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर चला जाएगा ए। अब इस क्वेश्चन को जब फाइनल एग्जाम में आया तो हमें क्या करना था, सबसे पहले दोनों ऑप्शन से कैंसिल करने थे, क्योंकि इसमें आपका यूरेसिल नहीं है। यूरेसिल तो एटलीस्ट आपको दिख रहा है कि ये है, और ये साइटाडीन है, ये साइटोसिन का है। अब यहां देखिए इस वाले ऑप्शन को, ना तो बेटा इसमें यूरेसिल है, तो फिर ये आंसर हमारा गया। इसमें देखिए इसमें भी यूरेसिल नहीं है, लेकिन साइटाडीन है, साइटाडीन है, तो आपको ये तो दिख रहा है कि ये दो दो ऑप्शंस में दे रहे हैं, इसमें भी दे रहा है, मतलब 3 जगह दिया गया है, तो ये तो होगा ना। तो वैसे भी साइटोसिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, तो दोनों जब आपको ऑप्शन एक ही में मिल रहा है तो सीधा सीधा आंसर क्या लगाएंगे अपन, ए आंसर लगा देंगे, और कुछ नहीं था। बीच का नहीं भी जानते ना बेटा तो बन जाता है ये क्वेश्चन आप पे, ठीक है। अब यहां देखिए, आप इसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमेशा क्वेश्चन इससे बन रहा है। सबसे पहले आते हैं हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। क्यों, ये किसी भी स्टेज पर काम करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आपका ये रहता है बीटा हेलो एल्काइल अमीन होते हैं ये हमारे, ये देखिए अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ऐसा बीटा हेलो एल्काइल अमीन और कहां मिलता है, कभी भी देखो हम डिस्कस कराते हैं तो हम तो भाई पकड़ के खींच के लाते हैं पूरे टॉपिक्स में, आपको बताना है ये कि कहां पर मिलेगा ऐसा पूरी आपकी बुक में। CH2 ये वाला स्ट्रक्चर बेटा जब आप पढ़ते हो अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर इरिवर्सिबल वाले, ठीक है, उसमें आपको फेनॉक्सीबेंजामीन मिलता है, डायबेनामीन मिलता है, ये भी हमारे बीटा हेलो एल्काइल अमीन डेरिवेटिव होते हैं। ये भी आगे जाके एजोडीनियम आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे एजोडीनियम आयन बनाते हैं। जब ये एजोडीनियम आयन बनाएंगे तो इनमें क्या होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी हो सकती है फ्यूचर में। इन सभी में देखिए मैक्रोर्थामीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में आ जाता है। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CH2Cl है, ये हमारा CH2Cl है। ये जीपेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको डिस्कस कराया है। तो ये मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये आपके आगे जाके रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाएगा, एजोडीनियम आयन बनाता है, और ये जाके क्या करता है आपका इनहिबिट करता है। कभी भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या होता है, एक हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, वो N7 पोजीशन जो होती है हमारे डीएनए की ग्वानिन में रहता है, वहां पे एल्काइलेशन कर देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, हमारे सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं। वो एज सच एक्टिव नहीं होते, वो बॉडी में जाके रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं, जनरली कैटायन बनाते हैं, ठीक है, कार्बोनियम आयन बना सकते हैं या आपका एजिडिनियम आयन बनाएंगे। और जब वो आयन बनेगा तो वो जाके क्या करता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड का एल्काइलेशन करता है। और सबसे सेंसिटिव साइड कौन सी होती है एल्काइलेशन की, N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन होती है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इनको याद रखना। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी हैं, आपको मिलेंगे नहीं। देखो सबसे पहले तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स में कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट ऐसे होते हैं बेटा कि जिनमें फ्री रेडिकल बनता है। वो फ्री रेडिकल वाला पता कौन है, वो हमारा प्रोकार्बाजीन है। पूरे एल्काइलेटिंग एजेंट्स में फ्री रेडिकल जो बनाता है प्रोकार्बाजीन बनाता है। ऐसे ही हमारा थायोटेपा जो होता है उसमें ऑलरेडी आपका एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, उसमें ये पहले से ही प्रेजेंट रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो ऐसे यूनिक पॉइंट है, इनको याद रखना। अब यहां से देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड में कौन कौन आता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो अपना मैक्रोर्थामीन आता है, इसको बोलते हैं मस्टीन, मस्टीन कहलाता है। लेकिन मस्टीन के चक्कर में कारमस्टीन का भाई मत समझ लेना, कारमस्टीन और लोमस्टीन अलग परिवार के सदस्य हैं भैया, इनका सरनेम अलग है। इनके सरनेम के पीछे लगा है नाइट्रोसोयूरिया और इनके सरनेम के पीछे लगा है नाइट्रोजन मस्टर्ड,
समझ रहे हो आप? तो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है मस्टीन है तो कार्मस्टीन लोमस्टीन आते हैं नाइट्रोसोयूरिया में, और जो मैक्लोरथामीन है मस्टीन है वो नाइट्रोजन मस्टर्ड है। इसके अलावा एक और कहानी यहाँ है, एस्ट्रामस्टीन, इसके चक्कर में भी नहीं पड़ जाना भैया। एस्ट्रामस्टीन तो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन का प्लस मस्टीन का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपन ये बेंडामस्टीन, ठीक है, ये देखो आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। साइक्लोफॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोफॉस्फेट भी हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है। इसमें याद रखना कि इसमें आपका सिस्टाइटिस इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है, एक्रोलीन बनता है, उससे इसको ठीक करने के लिए मैसना दिया जाता है जिसमें एसएच ग्रुप रहता है इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। क्लोरम्ब्यूसिल भी है हमारा, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी रखता है। फॉस्फोमाइड भी हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं सभी। अब आता है इथाइल इनिमीन्स, इसमें जो आता है थायोटेपा आता है हमारा, ठीक है। एल्काइल सल्फोनेट देखो बहुत इजी है, सल्फो लिखा है, ब्यूसल्फोन आता है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। नाइट्रोसोयूरिया समझते हो आप, ये हमारा यूरिया है, ये यूरिया है, इसमें ये नाइट्रोसो ग्रुप लग जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोयूरिया। तो नाइट्रोसोयूरिया में आता है हमारा कार्मस्टीन आता है और लोमस्टीन आता है, ठीक है, कार्मस्टीन और लोमस्टीन आता है, ठीक है। ट्रायाजीन डेरिवेटिव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ट्रायाजीन मतलब इसमें 3 नाइट्रोजन हमारे रहते हैं, तो इसमें डेकार्बाजीन आता है। डेकार्बाजीन में याद रखना बेटा इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। आपका मिथाइल हाइड्रोजीन जो डेरिवेटिव होता है उसमें प्रोकार्बाजीन आता है, टेमाजोलामाइड आता है। प्रोकार्बाजीन को मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करके अल्काइलेशन करता है, ठीक है। ये पूरा एंटी कैंसर टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूं आपका, ठीक है। अगला है प्लेटिनम कंपाउंड, देखो इसमें आता है सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन आते हैं। इनको याद रखना, इनकी एडवर्स इफेक्ट में टिनिटिस होता है, भाई मंदिर की घंटियों की आवाज आती है, टिनिटिस होता है, ठीक है। इसके बाद एंटी मेटाबोलाइट जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें देखो फोलेट एंटागोनिस्ट में मेथोट्रेक्सेट होता है। अगर हम मेथोट्रेक्सेट की बात करते हैं तो इसमें बेटा टेराडीन रिंग रहता है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड होता है प्लस ग्लूटामिक एसिड होता है, ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रेक्टेज इनहिबिटर होता है मेथोट्रेक्सेट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट में देखो मर्केप्टोप्यूरिन है आपका, थायोग्वानिन है आपका, एजीथायोप्रीन है, देखो सभी में प्रीन लगा है, आप कहीं ना कहीं दिक्कत ही नहीं है हमें, ये अपने प्यूरिन है। अब जो बचे हमारे पारामेडिन जो आपसे पूछे गए थे, 5-फ्लोरोयूरिसिल है, साइट्राबरीन है, ठीक है, गेमिसेटाबीन है, साइट्राबरीन है, फ्लॉक्सयूरिडीन है, टेगाफर, ये सब हमारे किस में आते हैं, जो बेसिकली हमारे किस में आते हैं, ये अपने पारामेडिन में होते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, इसको अच्छे से याद रखना था भाई आपको। यहाँ पर देखिए सभी के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए हमारे जो आए, ये सभी देखो 5-फ्लोरोयूरिसिल है हमारा पारामेडिन का नाम, ये बैठा पारामेडिन, ठीक है, ये पारामेडिन है हमारा, 5-फ्लोरोयूरिसिल है, ध्यान रखना है 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन पर है, ठीक है। अगर आप डीएसिटाबिन की बात करें बेटा, तो डीएसिटाबिन हमारा जो है ये कहीं ना कहीं पारामेडिन डेराइव्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका जो एजासाइटाडीन है ये भी हमारा डेराइव्ड आपका, ये 6 मेंबर्ड रिंग ही है इसमें। टेगाफार में क्या है आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि 5-फ्लोरोयूरिसिल का ही मॉडिफाइड क्या होता है फॉर्म, टेगाफार होता है। इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो स्ट्रक्चर में, इनका ये है कि इसमें जो आपका पारामेडिन रिंग नहीं है, पारामेडिन रिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन है तो एनालॉग उसी के, तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इनको ट्रायाजीन डेरिवेटिव बोलते हैं, देखो ये दिख रहा है, ट्रायाजीन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन है, देखिए ट्रायाजीन, एजी मतलब होता है नाइट्रोजन, तो ट्रायाजीन डेरिवेटिव में अच्छे से याद रखना डीएसिटाबीन और एजासाइटाडीन, देखो एजा है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एजा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जो आपका एजा है आपका डीएसिटाबीन है, इनको याद रखना है, ट्रायाजीन में आते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, E2 एलिमिनेशन कन्वर्ट्स नियोमेंथिल क्लोराइड इनटू अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नियोमेंथिल क्लोराइड है आपके पास, नियोमेंथिल क्लोराइड आपका किसके मिक्सचर्स में कन्वर्ट होता है? तो 2 कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है नियोमेंथिल क्लोराइड और एक होता है क्या, मेंथिल क्लोराइड। ये आपके क्या होते हैं, ये कन्फॉर्मर्स हैं, 2 डिफरेंट हैं, दोनों के दोनों क्या आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, बट कैसे कन्फॉर्मर्स होते हैं। और यहाँ पे जब बात करने चलते हैं तो क्योंकि मेंथिल क्लोराइड है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। मेंथिल क्लोराइड का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हमने बोला कि हमारे पास में लगा हुआ है CH और यहाँ हमने लगा दिया 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये रहे हमारे पास में, ये हमारे पास में, और यहाँ हमने बोला CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इसके यहाँ पर
अरे यहां पर हमने चलो लगा दिया है क्लोरीन, लेट सपोज कुछ ऐसा है, ये हमारे पास में क्या है, मेंथिल क्लोराइड है, मेंथिल क्लोराइड है। इसमें हम क्या कराते हैं, एलिमिनेशन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये क्लोरीन अपना बॉन्ड बनाएगा या तो इसके साथ या तो इधर वाले के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहां जो हमको सबसे फेवरेबल प्रोडक्ट बनते हैं, CH3 का होल ट्वाइस कर दें ऐसे, ठीक है ना, CH3 दो बार है तो हमने CH के साथ CH3 दो बार लगा दी और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो हमारे पास में एक तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है कि भाई यहाँ से क्लोरीन गया तो यहाँ से हाइड्रोजन गया हुआ है, और इसके साथ एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कुछ ऐसा मिल सकता है, मिथाइल है और CH3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पे कन्फॉर्मेशंस ऐसे होते हैं कि हाइड्रोजन्स यहाँ पे आपके यहाँ इस पोजीशन से हाइड्रोजन ज्यादा नहीं निकलेगा, यहीं से ही हाइड्रोजन्स आपके ज्यादा फेवरेबल निकल पाते हैं। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है जिसको आप बोलते हो इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पर ईन आ रहा है, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में थर्ड पर ईन आ रहा है, इसलिए हम इसको 3-मेंथीन बोलते हैं। और यहाँ पे मिथाइल के कंपैरिजन में सेकंड पर ईन आ रहा है तो इसको हम 2-मेंथीन बोलते हैं। 2-मेंथीन बहुत कम बनता है, 3-मेंथीन यहाँ मैक्सिमम बनता है। तो आप देखो कहाँ कहाँ पर 3-मेंथीन और 2-मेंथीन बनना चाहिए, पहले तो ये देख लो कहाँ कहाँ पर क्या बना है। यहाँ 4-मेंथीन है, 2-मेंथीन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। 3 और 5, 3 तो बनेगा, 5 नहीं बनेगा, हटा दिया। 1 और 3 ये भी नहीं बनेगा। यहाँ 3 और 2 दिया हुआ है और 75% मतलब 3 वाला ज्यादा बन रहा है। देखो 3-मेंथीन को 75 और 2 को इन्होंने 25 बनाया हुआ है। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। थोड़ा यहाँ पे आकर के देखो, ज्यादा बेटर आपको जगह मिल जाएगी तो और यहाँ समझ पाओगे। यहाँ से क्लोरीन आपका है, तो ये जो एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन यहाँ हम बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो निकलने वाला हाइड्रोजन है वो आपका कैसा होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन पर होने चाहिए। यहाँ क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो हाइड्रोजन होता है इस पर प्रेजेंट ये एंटी पेरीप्लेनर होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं उसको निकाल पाते हैं। यहाँ वाले को निकाल पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये इसके अपोजिट एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन ये नहीं होते हैं। तो अपना 75% ये मेजर प्रोडक्ट हमारा हो रहा। 53 नंबर का क्वेश्चन है भाई हमारा, इसको हमें देखना है 53 में क्या पूछा है इन्होंने, क्या नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इथाइल टू क्लोरोफेनॉक्सी, ये क्वेश्चन भी देखो आप अगर एज अ फार्मेसी स्टूडेंट सोचोगे तो आप सोचोगे सर ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई बच्चा जो जनरल एप्टीट्यूड की एंगल से सोचेगा तो कहेगा हमें तो आंसर लगाना है, बात खत्म यही करना है। ये दुनिया का नियम है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर क्लोरो लगता है बेटा तो अपनी छाप जरूर छोड़ता है, जैसे क्लोरम ब्यूसिल, ठीक है, क्लोनाडीन हो गया हमारा, एसिक्लोफेनिक, सब में डाइक्लोफेनिक, भैया क्लोरीन बैठा हुआ है इनमें, इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्लोरीन बैठा रहता है। जब क्लोरीन है उनमें तो उनके नाम में आता है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे लिखा है क्लोरो लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा है, क्लोरो लिखा है। इसको ऐसे काटो, इसको ये आंसर हमारा सही है, ठीक है, ये काट दो, ये काट दो भाई। अब आपको नहीं पता कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या स्ट्रक्चर नहीं है, तब भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सीधा सीधा आपका क्या था भाई, हम तो कहते हैं क्वेश्चन आना चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के, क्योंकि हमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है भाई, ना कुछ याद करना, केवल चीजों को थोड़ा सा पकड़ के चलना है। और अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 10 में से 8 सही कर जाओगे बिना पढ़े लिखे। थोड़ा सा बस हथियार मत डालो एग्जाम में एकदम से कि आप भाई आपने क्या किया, एकदम बैठ गए, नहीं हम पे नहीं बनता। आप देख लीजिए यही आंसर होगा, स्ट्रक्चर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। क्लॉफीबरेट हमारा आंसर है, देखिए यहाँ पर क्लॉफीबरेट आंसर है। ये देखो फिनोफेबरेट जो होता है इसमें भी हमारा ग्रुप रहता है, लेकिन फिनो ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्लॉफीबरेट में भी क्लोरो है, लेकिन इसके नाम में क्लो दिख रहा है, आपका क्लॉफीबरेट है। यहाँ पर देखो क्लोरोफेनॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, इसमें भी क्लोरोफेनॉक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। ये 2-मेथाइल प्रोपियोनेट होता है, ठीक है, 2-मेथाइल प्रोपियोनेट होता है, और ये भी 2-मेथाइल प्रोपियोनेट होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है कि इनमें इथाइल ग्रुप है हमारा, ठीक है, इथाइल ग्रुप है। इसमें आपका लगभग अच्छे से याद रखें, ये आपको याद है। जैसे कोलेस्ट्रीपॉल है, कोलेस्ट्रीपॉल को अगर हम देखें, कोलेस्ट्रीपॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोलेस्ट्रीपॉल जो होता है हमारा ये इस तरीके से रहता है हमारा। ये आपका कोपॉलीमर होता है, टेट्रा आपका एथाइलिन का, टेट्रा एथाइलिन का कोपॉलीमर है, टेट्रा एथाइलिन का कोपॉलीमर होता है, ठीक है। इसमें बेटा ये क्लोरो नहीं रहता है, इसमें वही मैं देख रहा था
फिनोफेवरेट में क्या होता है, ये फिनो रहता है, फिनॉक्सी रहता है, ये तो सेम ही लिख गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये क्लोरो इसी का पार्ट है, इसलिए तो अपन ने आंसर दिया यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोफिनॉक्सी इसी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वाइब्रेशन मोड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा गया है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका नॉन लीनियर होता है। इसका अगर आप देखोगे 3n-6 फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे 3 × 3 - 6 होगा, तो 9 - 6 हमारा आंसर 3 आएगा। यहाँ पर बेटा n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें आपके 3 है, ठीक है। और नॉन लीनियर है, अगर लीनियर होता तो 3n-5 लगाते। तो मतलब अल्टीमेटली इसके जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं वो 3 होते हैं। ये देखो अभी तक बहुत सी जगह आंसर इसका गलत दिया गया है। आप बताइए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन 3 है तो आंसर क्या होना चाहिए? अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमारे 3 है तो भाई यहां तो देखो ये इसमें 2 ही हो रहे हैं, 1 और 1, इन सब में 2 2, तो 3 वाला तो यही है ना, यही आंसर होगा बेटा। आंसर गलत दिया है ये वाला, इसको सही कर लेंगे आप, ये आंसर दिया होगा ये आपका। लेकिन आप देखें इसमें वाइब्रेशनल मोड आपके 3 होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं वाइब्रेशनल मोड तो 3 है, अपन को फार्मूले से दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और हमारी सिजरिंग, ठीक है। इन प्लेन अपने बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसमें हमारा 3 आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड और वो पूछता आपसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अनुसार अपना ए आंसर है। लेकिन ओवरऑल पूछे हैं वाइब्रेशनल मोड, तो हमारे जो वाइब्रेशनल मोड है स्ट्रेचिंग भी है, इसमें 2 स्ट्रेचिंग है, सिमेट्रिक और आपका एसिमेट्रिक, और एक हमारा इसमें क्या है सिजरिंग है, जो किस में आता है बेंडिंग वाइब्रेशन में आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है आपको डी कर लेना है करेक्ट, ठीक है। ये देखिए आपका ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये देखिए ये जो हमारे दोनों की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, बॉन्ड एंगल हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। एक का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, बॉन्ड एंगल कांस्टेंट है इसमें। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी सीजर है, ये लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है या फिर एक दूसरे से आगे जाएंगे सीजर के जैसे, तो ये हमारा सिजरिंग कहलाता है। अगर ये एक दूसरे को फॉलो करते, जैसे हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक की निडल फॉलो करती है एक दूसरे को, ये भी यहाँ जाता ये भी यहाँ जाता, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं रॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, रॉकिंग बोलते हैं। इसके अलावा आपका आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, वो हमारे बैगिंग और ट्विस्टिंग होते हैं। बैगिंग होता है और ट्विस्टिंग होता है। बैगिंग में क्या होता है भाई, ये हमारा एक एटम प्लेन पर रहेगा तो बाकी दोनों एटम आपके साइड आ जाएंगे, या एक एटम यहाँ रहेगा तो बाकी दोनों एटम बोर्ड के पीछे चले जाएंगे, तो वो बैगिंग है। अब मान लो एक एटम आगे आ रहा है प्लेन से, एक पीछे जा रहा है, तो वो ट्विस्टिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो ये एक झूला लगा हुआ है, एक झूला ये लगा हुआ है, एक बच्चा यहाँ झूल रहा है, एक बच्चा यहाँ झूल रहा है, दोनों बच्चे साथ में अगर आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो बैगिंग है। दोनों बच्चे साथ में जा रहे हैं पीछे, तो क्या हो गया ट्विस्टिंग हो गया। अब एक बच्चा झूलते हुए आगे आ गया, एक बच्चा झूलते हुए पीछे जा रहा, तो ये क्या है अपना ट्विस्टिंग कहलाता है। ये हमारे कहलाते हैं आउट ऑफ प्लेन है। देखो प्लेन अलग है ना भाई, ये इस प्लेन पे थे, दोनों बच्चे आगे आ गए, प्लेन हट गया, दोनों बच्चे पीछे चले गए, एक आगे पीछे ट्विस्टिंग, तो ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या आता है सिजरिंग। आप कभी सीजर को देखना, जो भाई अपने सीजर है, सीजर को देखो, ये सीजर आपका एंगल तो चेंज कर रहा है, लेकिन ये जो इसके ब्लेड है ये मुड़ नहीं रहे, ना आपके साइड आ रहा है ना हमारे साइड। अगर ये ब्लेड मुड़ जाए ना, आपके साइड आ जाए या हमारे साइड, तो वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये इन प्लेन चल रहा पूरा, ये सिजरिंग है, ठीक है। आप घड़ी के निडल देखना, कांटे देखना, वो एक दूसरे को फॉलो करते रहते, तो वो रॉकिंग कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी जो आपकी घड़ी है, वॉच है, उसके जो निडल है क्लॉक के, वो ऐसे नहीं होते कि दीवार के अंदर चला जाए, दीवार के बाहर चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो हमारे एग्जाम्पल हैं, जो कई बार यही आएगा क्वेश्चन, आपको पूछेंगे वाइब्रेशंस के टाइप बताइए, तो वाइब्रेशंस के टाइप आपको बताना है, सिजरिंग है और रॉकिंग है, ठीक है। ये हमारे सिजरिंग रॉकिंग जो होते हैं, ये आपका आपके इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है। और बैगिंग और ट्विस्टिंग हमारे क्या होते हैं भाई, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। इनके जनरली बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। और इसके बाद हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है, इसका वेव नंबर हमेशा हाई रहता है, इसको हाई एनर्जी लगती है। स्ट्रेचिंग 2 टाइप का हो सकता है, बॉन्ड लेंथ अगर दोनों की बढ़ रही, जो भी होगा सेम होगा, तो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। और एसिमेट्रिक का मतलब एक बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा, दूसरे का घट रहा,
तो वो एसिमेट्रिक कहलाता है। लेकिन बॉन्ड एंगल कांस्टेंट होता है इनका। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होते हैं, इसमें वेव नंबर की वैल्यू हमेशा अपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन कहा जाता है। और अगर इन दोनों में कोई पूछे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में किसका वेव नंबर ज्यादा होगा, तो एसिमेट्रिक का वेव नंबर अपना ज्यादा होता है। ये अच्छे से याद रखेंगे। ये देखिए पूरा क्लासिफिकेशन है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में आपका बॉन्ड लेंथ बस चेंज होती है, बॉन्ड एंगल हमारा फिक्स होता है। सिमेट्रिक जो भी होगा सेम होगा, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। एसिमेट्रिक में एक बॉन्ड बढ़ गया दूसरा कम हो गया। बेंडिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल अपना चेंज होता है। इन प्लेन में क्या है, सर इन प्लेन, ऐसे याद कर लेना, सर इन प्लेन, सिजरिंग एंड रॉकिंग। ठीक है, हमारा सिजरिंग का जो एग्जांपल है अपनी सीजर है, रॉकिंग का एग्जांपल अपनी क्लॉक है। ठीक है, इसके बाद आपका आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो बैगिंग है भाई, दोनों आपके बाहर दोनों अंदर। ठीक है, एक बाहर एक अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। हाँ, रॉकिंग में कई बार बेटा ऐसा हो सकता है कि हमारा बॉन्ड एंगल मेंटेन रहे, ऐसा हो सकता है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। बॉन्ड एंगल हो सकता है मेंटेन रहे और हो सकता है नहीं भी रहे। स्पीड अलग अलग रहेगी, जैसे अपना सेकंड का है और अलग रहता है, तो भाई वो फिर स्पीड जल्दी चल रहा है तो नहीं होता कांस्टेंट। अगर हाँ दोनों अगर एटम सेम स्पीड से इस साइड जाएंगे तो एंगल हो सकता है मेंटेन रहे, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। तो ये हमारे वाइब्रेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो अब ये आपको बता ही दिया मैंने कि जो हमारा ये ट्राई एंगुलर मॉलिक्यूल होता है हमारा सल्फर, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 190 होता है। ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 119 होता है। तो देखिए ये आपका दोनों में बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो ये सिमेट्रिक है। एक बॉन्ड लेंथ अपना कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। ये सिजरिंग है, ये सिजरिंग है, या तो ये यहाँ आएंगे या यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका सिजरिंग अगर एक दूसरे को फॉलो करने लग जाए ऐसे तो वो रॉकिंग कहलाता है, वो रॉकिंग है। ठीक है, तो ये सिजरिंग है। 3 है इसका, आपको दिख ही रहा है, तो आंसर भाई डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन आया कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में करा दिया था आपको कोलेस्ट्रॉल वाले में। मैंने आपको प्रिकर्सर की कहानी सुनाई थी ना, जो प्रिकर्सर तो आपको बताया था कि हमारा हिस्टाडीन भाई रहता है, हिस्टाडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनता है, हिस्टामीन बन जाता है। काम खत्म हो गया। इतना सरल क्वेश्चन, मतलब दिखाने के लिए टफ क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम तो देख के डर जाए यार, इतना कठिन पेपर आया जीपैट का भाई कि हम क्या करें। देखिए यहाँ पे नाम तक लिख दिया उन्होंने, हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज पायरिडॉक्साइल फॉस्फेट कोएंजाइम का काम करता है, ये आपको हटा देना है, ये डीकार्बोक्सिलेशन कर दीजिए। तो देखो ये CH2 हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है भाई साहब किसका है, हिस्टामीन का स्ट्रक्चर है। सीधा सीधा आंसर अपना डी होगा। हिस्टामीन का सिंथेसिस पूछा है। ठीक है, कल को वो आपसे पूछ लेगा सेरोटोनिन का, तो उसमें इंडोल रिंग रहेगा, पहले 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बनेगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा तो सेरोटोनिन बन जाएगा। तो सीधा सीधा देखो ये ऑप्शन है, इसमें आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शंस हैं आपके, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है और हमारा ये देखिए ये ऑप्शंस दोनों तो सेम है, CH2 NH2 दे दिया, ये दोनों ऑप्शन सेम बना दिए गए। अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेगा इसमें, या तो यहाँ पे सी आपका, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये आंसर हमारा अलग हो जाएगा, तो आंसर अपना डी चला जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। सीधा सीधा इसका आंसर डी अपना करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हमारा सही है। हिस्टामीन का सिंथेसिस आया था सीधा सीधा। हिस्टामीन क्या होता है, अपना ऑटोकॉइट्स होता है, मोनोअमीन में आता है। देखो ये मोनोअमीन है और इस पे माओ एंजाइम बिल्कुल काम करता है बेटा, ऑक्सीडेटिव डेमिनेशन कराएगा। आपका इमिडाजोल एसिटिक एसिड इसका मेटाबोलाइट बनता है। ठीक है, तो ये एल हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज है। हिस्टाडीन क्या होता है, अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो अमीन बन जाता है, जैसे कि टायरोसिन है वहां भी अमीनो एसिड है, वो भी यूज होता है। अगर आप इसकी बात करते हैं आपके ट्रिप्टोफान की, तो सेम आपका यहाँ पे रहता है, पहले हमारा ट्रिप्टोफान रहता है, उसका हाइड्रोक्सिलेशन किया जाता है तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बनता है, फिर उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन जाता है, जिसको अपन सेरोटोनिन बोलते हैं। अमीन ऑटोकॉइट्स में आता है हमारा ये, हिस्टामीन अमीन ऑटोकॉइट्स में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बना दिया जाता है। ओके, अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 56, द परफेक्ट ओरिएंटेशन फॉर अ डायल्स-एल्डर रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट इज। डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो कि आपका एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है पेरीसाइक्लिक कैटेगरी का, उसमें आपको जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए।
डाइन जो है वो एस सिस होनी चाहिए, एंडोफेसिंग होनी चाहिए, डाइन जो है वो एस सिस होनी चाहिए एक्सोफेसिंग, या फिर जो डाइन है वो एस ट्रांस होनी चाहिए। एस देखो तो ट्रांस तो पहले ही हटा दो भाई, ट्रांस तो होती नहीं है, सिस होती है। और सिस और ट्रांस का क्या अंतर है, देखो सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो कॉन्जुगेटेड डाइन है वो ये अगर कैसी हुई, देखो सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर दोनों जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसको हम बोलते हैं एस ट्रांस। और अगर सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं ये कैसे हैं, एक साइड में है तो इसको हम बोलते हैं एस सिस। तो देखो जो साइक्लो एडिशन है और जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आपके यहाँ पे आते हैं डायल सेल्डर वाले, वो कैसे होने चाहिए, एस सिस फेसिंग होने चाहिए और कैसे एंडो फेसिंग होने चाहिए। यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं, दो ग्रुप भी तो लगे हुए होंगे ना, ये जो लगने वाले ग्रुप हैं ये आपके कैसे होने चाहिए, एंडो फेसिंग होने चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए, डाइन शुड बी एस सिस, हाँ जी, एंड एंडो फेसिंग, एंड एंडो फेसिंग। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाता है यहां से। एस सिस होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, सिस पोजिशंस पर कॉन्जुगेटेड डाइन्स होनी चाहिए और एंडो फेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, वैसे भी बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। यहाँ पे इनने पूछा है, आपको मोलिटी दे दी है भाई NaOH की, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कितना डिसॉल्व किया। तो एक चीज बताना, आपने मोलिटी का फार्मूला पढ़ रखा होगा। मोलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी मास ले रहे हैं अपन ग्राम में ले रहे हैं उसको अपने मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिसॉल्व कर देना है, डिवाइड कर देना है और इनटू क्या करना है, आपको वॉल्यूम लेना है यहाँ पे लीटर में। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे मोलिटी की बात करें, ठीक है, मोलिटी क्या होता है भाई, मोलिटी होता है मोल्स पर लीटर होता है, मोल्स पर लीटर होता है। सर मोल्स क्या होते हैं, सर मोल्स जो होते हैं जितना भी आपने ग्राम में लिया उसको मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिवाइड कर देना है। अगर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पूछते तो यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो वो इक्विवेलेंट वेट पर लीटर जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर जो रहता है उसको नॉर्मलिटी बोलते हैं। यहाँ तो मोलिटी पूछी गई है, इसकी नॉर्मलिटी मोलिटी बराबर रहेगी क्योंकि OH एक ही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप ये देखें, ये मोल्स पर लीटर, मोल्स की वैल्यू ये होती है, तो हमने क्या लिखा, मोलिटी का फार्मूला ये ग्राम ले लिया और आपका उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिख दिया और पर लीटर था तो ये लिख दिया। अब वैल्यू रखो, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 40 होता है, ठीक है। तो आपने मोलिटी कितना दिया है, इन्होंने 0.15 दिया है, आपने यहाँ पे ग्राम हमको निकालना है, ये मॉलिक्यूलर वेट 40 है, लीटर कितना है भाई साहब 2000 है, तो 2 लीटर लग दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्राम निकालना है तो क्या करोगे, 0.15 इंटू 40 इंटू 2 होगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा सीधा सीधा आंसर रहेगा हमारा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका यहाँ पे रहेगा 0.15 इंटू आपको 80 करना है, तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आएगा हमारा 12 ग्राम आंसर आएगा। है क्या कहीं ऑप्शन में 12 ग्राम है क्या, नहीं है, ये तो है बेटा ए ऑप्शन में, ए आंसर हमारा सही है इसका। सीधा सीधा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, सब पूरा वही दिया है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अगला 58, यहाँ पर पूछा है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपको जब पहला क्वेश्चन करा था ना एब्जॉर्प्शन वाला, तब बताया था कि हमारा हॉलो कैथोड लैंप हम लोग सबसे कॉमनली यूज करते हैं, तो सीधा सीधा आंसर अपना बी है, इसका आंसर हॉलो कैथोड, बाकी भी यूज हो सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर हॉलो कैथोड लैंप हमारा मेनली हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो है आपका हॉलो कैथोड लैंप जो होता है ये लाइन सोर्स होता है, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस सोर्स एंड लाइन सोर्स ये थोड़ा सा देखते हैं अपन, ठीक है, कि लाइन सोर्स क्या होता है और कंटिन्यूअस सोर्स क्या। देखो इमिट करता है रेडिएशन पूरे वेवलेंथ रेंज में, ठीक है, इमिशन स्लोली एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, जैसे टंगस्टन लैंप, कार्बन लैंप, जैसे हमारी लाइट जल रही है, जो अपनी लाइट जल रही है जो यूवी में पड़े वो कंटिन्यूअस है, और जो आपका हॉलो कैथोड लैंप होता है बेटा ये आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ काम करता है, ठीक है, और ये आपका क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इमिट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है लाइन सोर्स, ठीक है। हॉलो कैथोड लैंप होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, लेजर है, ये भाई पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट डालते हैं तो इनको लाइन सोर्स बोलते हैं, ध्यान रखना। डिस्क्रीट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर्टिकुलर जो है उसको करते हैं, तो ये अच्छे से याद रखना।
हेलोकैथल लैंप है, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, लेजर, ये हमारे लाइन सोर्स में आते हैं। लेजर देखा बच्चे जलाते हैं, एक पर्टिकुलर जाता है ना लाइट, एक पर्टिकुलर कलर आता है ना लेजर में, तो वो आपका लाइन सोर्स है, ठीक है। ये होलो कैथोड लैंप भी अपना लाइन सोर्स होता है, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्यूरिन इज, जो प्यूरिन होती है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा। प्यूरिन का आपसे पूछा गया हुआ है, तो ये रहा हमारे पास में, ये लो ये लो ये लो, ये हमारे पास में क्या होती है, प्यूरिन होती है, प्यूरिन होती है। और जो प्यूरिन है इसमें आपके पास में एक कैसी होती है, पिरिमिडीन रिंग है, यहाँ पे एक पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कैसी होती है, एक इमिडाजोल रिंग होती है। इमिडाजोल और पिरिमिडीन दो रिंग आपस में फ्यूज करके आपके प्यूरिन का स्ट्रक्चर को बनाती हैं। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन हैं, कितने नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। तो 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन कहाँ, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, लो यही से ही सारा खेल खत्म हो गया था। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं कार्बन। देखो 5 कार्बन, यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, यहाँ 4 था, ये भी खत्म था। मतलब कोई एक अगर आप ध्यान से देख लो तो सीधे आपको आंसर मिल गया हुआ था। हाइड्रोजन एक यहाँ लगा हुआ होगा, एक यहाँ लगा हुआ होगा, और एक यहाँ लगा है और एक इस पर है। 4 हाइड्रोजन होते हैं, देखो 4 हाइड्रोजन, यहाँ 5 था, 6 था। मतलब कोई अगर एक एटम काउंट कर लो उसी से ही आपको पूरा आंसर मिल गया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 60 था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछ रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नीड फॉर ईच एलिमेंट टू बी एनालाइज। भाई इसमें ये है कि आपको सेपरेट एनालिसिस करना पड़ता है अलग अलग एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये बात तो सही है, इसका डिसएडवांटेज है भाई ये, ठीक है। अब रीजन क्या लिख रहा है उसका, देखो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर यूज डिफरेंट हेलो कैथोड लैंप फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। आपका ये बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट के अलग अलग कैथोड लैंप लगाना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट अंडर टेस्ट, ठीक है। तो इससे परेशानी होती है। लेकिन ये बात बताइए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट हेलो कैथोड लैंप क्यों यूज किया जाएगा सबके लिए भाई? एक ही हेलो कैथोड लैंप रहेगा, उसके वेवलेंथ अपन रीसेट करते रहेंगे हर एलिमेंट के लिए। तो अलग अलग कैथोड लैंप की क्या जरूरत भाई? कैथोड लैंप तो एक ही होता है ना, उसी से पूरे एलिमेंट्स का एनालिसिस चलेगा। तो ये आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर जो है हमारा असर्शन ट्रू है, लेकिन अपना रीजन फॉल्स दिया गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या था भाई अपना? सी आंसर इसमें करेक्ट था, ध्यान रखना है। ये आप देखें यहाँ पर हेलो कैथोड लैंप जो होता है रेडिएशन का सोर्स होता है, लाइन सोर्स होता है, अपन पढ़ चुके हैं। इसमें आर्गन और नियोन गैस को हम यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ द कैथोड एनोड, ठीक है। कैथोड जो बनता है स्पेसिफिक मेटल अलॉय से बनता है, ठीक है। कोटिंग किस पे की जाती है? आपके एलिमेंट की कैथोड पर कर देते हैं। डीमेरिट क्या है इसका भाई? ये है कि फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी एलिमेंट सेपरेट कॉलम यूज, ठीक है। दिस इज कैन ओवरकम बाय द मल्टी एलिमेंट्स लैंप, ठीक है। तो अपन मल्टी एलिमेंट्स लैंप यूज कर लेते हैं कई बार ये हमारे, तो इससे ओवरकम हो जाता है। तो जरूरी नहीं है आपको कि बार बार चेंज करना पड़े, ठीक है। हॉलो कैथोड लैंप में अगर अपन मेटल के अलॉयस यूज कर लेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर बार चेंज करना पड़े अपन को, समझ रहे हैं। मेटल के अलॉयस यूज कर लेंगे तो इसमें जो आंसर रहेगा सीधा सीधा अपना, इसलिए सी आंसर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है हमारा वोल्टामेट्री के लिए फॉल्स बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट। वोल्टामेट्री हमारी होती है, वोल्टामेट्री जो है हमारी, इसके बारे में फॉल्स बताना। वोल्टामेट्री का मतलब होता है हमारी दो ब्रांच होती है इसकी बेटा। पोलैरोग्राफी होती है जिसमें करंट को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, और एक होती है हमारी एम्पीरोमेट्री, इसमें करंट वर्सेस वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ टाइड रेन। दो हमारी वोल्टामेट्री की ब्रांचेस होती हैं। तो यहां पर अपन को वोल्टामेट्री के लिए फॉल्स बताना। देखो टेक्निक कैन बी यूज एनालाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज एज एक्वस ऑर्गेनिक मिक्सचर इन दिस टेक्निक। इम्यूनोसेंसर अवेलेबल इन वोल्टामेट्री, ठीक है। ट्रायंगुलर आपका वेव फॉर्म यूज फॉर द एक्साइटेशन ऑफ सॉल्यूशन इन साइक्लिक वोल्टामेट्री। देखो ये साइक्लिक वोल्टामेट्री तो होता है, इम्यूनोसेंसर में यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। और इसमें जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं, ये सब सही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन नॉट बी यूज, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सॉल्वेंट का मिक्सचर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर अपना इसका बी आंसर गलत था,
बी आंसर दिया गया है वो हमारा एकदम गलत आंसर, मतलब आंसर सही है क्वेश्चन का लेकिन सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो वोल्टामेट्री जो होता है हमारा, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट आप मेजर करते हैं इसमें विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो उसको पोलैरोग्राफी कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप वॉल्यूम मेजर करते हो तो एम्पीरोमेट्री कहलाती है। तो इसमें अपन जो यूज करेंगे अल्टीमेटली, हम यहाँ पर देखिए वोल्टामेट्रिक सेंसर्स होते हैं हमारे अलग अलग, इम्यूनो सेंसर्स होता है, एंजाइम बेस्ड होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, इसमें अपन सॉल्वेंट का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। इसमें जो लिखा था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन नॉट यूज, ये गलत है भाई, यूज हो सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज आपको यहां पे पूछी गई है कि डिक्रीजिंग फैशन क्या होना चाहिए। आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या है, वाटर है, फॉर्मामाइड है, मिथेनॉल है और एसीटोन है। तो वाटर का, फॉर्मामाइड का, मिथेनॉल का और एसीटोन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज पूछी गई हुई है। तो देखिए बताइए जरा जल्दी जल्दी भाई। एसीटोन का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। आपका एसीटोन से ज्यादा ही आपका प्रेजेंट होता है किसके पास में, मिथेनॉल के पास में। चलिए आइए देखते हैं एक करके सारे ऑप्शंस को। तो हम बात करें अगर एसीटोन सबसे कम होता है, कहाँ कहाँ पे एसीटोन यहाँ पे है, इन सब के कंपैरिजन में एसीटोन सबसे कम होना चाहिए। तो इसको हटा दे, यहाँ पे एसीटोन है, ये हो सकता है, ये हटाओ और यहाँ हटाओ, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। वाटर और फॉर्मामाइड, मिथेनॉल। देखो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा मिथेनॉल से ज्यादा होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिथेनॉल से ज्यादा पाया जाता है। तो वाटर का यहाँ पे मिथेनॉल से ज्यादा है, वाटर का यहाँ पे मिथेनॉल से ज्यादा है। चलो इन दोनों का इसमें हो सकता है। फॉर्मामाइड और वाटर का कंपैरिजन, देखो फॉर्मामाइड जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, फॉर्मामाइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हैवी होता है। तो यहाँ पे वाटर से तो ज्यादा फॉर्मामाइड होता है। वो फॉर्मामाइड की बात करते हो तो 100 से एबव आता है फॉर्मामाइड का, जबकि वाटर की बात करते हो तो ये आपका 79.5 80 के नियर अराउंड आता है। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से डियर, करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, जैसे देखो हमारे पास में क्या था, इसको लिख लीजिए। एन मेथाइल फॉर्मामाइड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आती है 182, हाइड्रोजन साइनाइड का आता है 114, फॉर्मामाइड का आता है 110, वाटर का आता है 78.5, ये अप्रोक्सीमेटली 80 बोला जाता है। ठीक है ना। ग्लिसरॉल का 42.5 है, मिथेनॉल है 32.6, टेट्रा मिथाइल यूरिया होता है 23, एसीटोन का 20 ही होता है। और बाकी अपने पास अल्कोहल्स हैं, अलग अलग अल्कोहल्स का तो और भी कम हो जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। तो हमारे पास में क्या है डियर, लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड आपको पता है सिर्फ एक ही कायरल कार्बन तो होता है इसके पास। लैक्टिक एसिड के पास में तो सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। एक कायरल कार्बन मतलब एक ये हो गया और एक इसका मिरर इमेज बना लीजिए। तो कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे, 2 ही तो आइसोमर्स बनेंगे, 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो 2, ए ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है हमारे वुडबर्ड फिशर रूल का है। किसका है, वुडबर्ड फिशर रूल का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो ये आपको स्ट्रक्चर देख के लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन कराता है। इसको सबसे पहले देखना है ये कौन सा कंपाउंड है। ये भाई पहले नंबर पे तो अपन को बोलना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या है बेटा, ये होमोएनुलर है, हेट्रोएनुलर है, ये हमारा ए साइक्लिक है। इनकी बेस वैल्यू होती है, होमोएनुलर की वैल्यू आप पढ़े होगे 253 होती है, हेट्रो की 215 होती है, ए साइक्लिक की 217 होती है। तो हमने देखा कि अलग अलग रिंग है, ए रिंग है और बी रिंग है और कॉन्जुगेशन है इसमें, तो मतलब ये हमारा हेट्रो में आता है। हेट्रो की वैल्यू कितनी होती है साहब, 215 होती है। इतना काम अपन ने कर लिया। तो बेस वैल्यू हमने लिख ली। इसकी बेस वैल्यू कितनी है अपनी, इसकी जो बेस वैल्यू है हमारी 215 है, ये बेस वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे सर्किल कर दो, इसको कवर करो। जितनी जगह ये क्रॉस करेगा डंडों को, ठीक है, क्रॉसिंग जितनी जगह होगी, ये उसके क्या है, रिंग रेसिड्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिंग के सेक्शन है, जिसको रिंग रेसिड्यू बोलते हैं। एक की वैल्यू 5 है, कितनी जगह क्रॉस किया है भाई, 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 जगह क्रॉस किया है, तो 20 नैनोमीटर ये हो जाएगा। अब और क्या बचा, एक बच्चे बहुत गलती करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का। ये अपनी ए रिंग है, ये अपनी बी रिंग है। कभी भी एक्सोसाइक्लिक को पहचानना हो ना तो इस डायग्राम को देख लेना।
ऐसा कोई बॉन्ड है रिंग के रिस्पेक्ट में, ये अपनी कोई रिंग है और ऐसा बॉन्ड अगर हमें दिख रहा है तो उसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे अब बी रिंग है, बी के रिस्पेक्ट में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो तो सर दूर है, यहां नहीं है। अब ए के रिस्पेक्ट में देखो ये वाला है एक्सोसाइक्लिक, तो एक एक्सोसाइक्लिक है तो 5 नैनोमीटर उसका जुड़ेगा, 25 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। हम जब इसमें 25 ऐड करेंगे तो 240 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा बेटा? 240 अपना आंसर माना जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 240 आंसर अपना करेक्ट रहेगा। कितना आंसर होगा? 240 सीधा सीधा हमारा आंसर है। इसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये देखिए आपका बेस वैल्यू 215 है, एक एक्सोसाइक्लिक है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन इसमें हमारे कितने, एक की वैल्यू 5 होती है, आपका 3 रिंग रेसिड्यू है। तो देखो एल्काइल और रिंग का तो बराबर वैल्यू होता है, तो आपको उसको परेशान नहीं होना कि आपको पता है 5-5 दोनों का होता, तो सीधा 20 अपन ने कर लिया। क्रॉसिंग जितनी होगी, आप तो सीधी सी बात है, इसको ऐसे ऐसे करना, जितनी क्रॉसिंग होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंक्रीमेंट्स कहलाते हैं। और अगर एल्काइल और रिंग का पार्ट है तो उसकी वैल्यू तो 5 ही होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका? ऑब्जर्व वैल्यू भी देखो उतनी आती है, 1-2 नैनोमीटर का अंतर चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ pyridine when carried out in the presence of KNO3 and concentrated H2SO4 at a 300 डिग्री सेंटीग्रेड leads to the formation of। देखो pyridine में एबनॉर्मल कंडीशंस पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके pyridine में होना असंभव होता है। तो हमने यहां पे क्या देखा? देखो हाँ, टेम्परेचर बहुत हाई रखा हुआ है आपने, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, तो टेम्परेचर हैवी है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आपने क्या लिया हुआ है? KNO3 लिया हुआ है, मतलब आप क्या कराने वाले हो यहाँ पे? प्लस H2SO4, तो ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। क्या ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल आपके pyridine पे अटैक करेगा। अब बात आती है कि जो ये pyridine है, इसमें किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं? तो देखो pyridine में ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये सेकंड कह सकते हैं, ये थर्ड है, ये इधर से थर्ड कह सकते हैं, और ये फोर्थ है। आप अगर बात करते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं ये आपके देखने को मिलते हैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर। सेकंड और फोर्थ पर इसमें सबसे मेजर जो बनता है वो मेजर बनता है सेकंड पर, मेजर बनता है सेकंड पर। वहीं अगर आप बात करते हो ESR की, हमने बोला ये इन जनरल होता नहीं, क्योंकि pyridine ऑलरेडी कैसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होती है ड्यू टू -m नेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो क्या होगा, ESR अगर होने को गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वो कहां पे बचता है भाई? फिर सिर्फ और सिर्फ बचता है थर्ड पर, थर्ड पर। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, अगर मान लो हम इधर से नंबरिंग कर एक साइड से करते तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ कर सकते, तब 3 और 5 कह सकते थे। आप आइडेंटिकल केसेस के लिए हम इसको सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये सर थर्ड पर होगा, थर्ड पर, क्योंकि कोई भी अलग सब्स्टिट्यूशन नहीं प्रेजेंट है। थर्ड के अलावा फिफ्थ पर भी आप कह सकते हो, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो आप नंबरिंग फिर करना पड़ेगा उस हिसाब से आपको। तो हमको कैसा कंपाउंड मिलेगा? 3 नाइट्रोपिरिडीन मिलेगा। 2 और 4 तो कैसा करेगा भाई? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ही इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफिशिएंट है, कुछ ज्यादा ही डिफिशियंसी आ गई है। 3 नाइट्रोपिरिडीन, हाइयर टेम्परेचर पर हमको 3 नाइट्रोपिरिडीन मिलना चाहिए। 3 नाइट्रोपिरिडीन आपको यहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अ रिएजेंट में अटैच इटसेल्फ टू अ कॉन्जुगेटेड डाइन टू द कार्बन्स एट 2 एंड्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास में कोई एक कॉन्जुगेटेड डाइन है जिसमें आपका कोई रिएजेंट आकर के क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है दोनों एंड्स पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के। तो बताओ ये रिएक्शन कैसा है? आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन है ना, चलो मान लिया हमारे पास में ये रही एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये रहा कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है। हम इसमें लेट सपोज, क्योंकि कोई रिएजेंट को अटैच कराना है, मान लिए चलो HBr का एडिशन करा लें, HBr का एडिशन करा लेते हैं, तो कैसा होगा? कैसा होने वाला है भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, EAR होने वाला है। सबसे पहले क्या होगा? H आएगा अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही H आएगा अटैक करने के लिए, तो ये क्या होगा? लेट सपोज यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, सॉरी यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आकर के लग गया हुआ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया हुआ होगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से इधर आए हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। यहाँ पे कैटायन है, ये क्या है? रेजोनेंस कंडीशन, कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट करके ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोला हमारा इनकमिंग हाइड्रोजन जो लगा हुआ था, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है। यहाँ से H+ और Br- में आपने कंपाउंड को तोड़ा था, H+ अटैक कर चुका है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा आपका Br- लगने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। अब
यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अब आपका हट जाएगा, क्योंकि इसी पॉजिटिव पर आपका बी आर आकर के अटैक किया और आप देखो टर्मिनल्स पर लग गया हुआ है। यही तो बोला ना आपने, कहां पे रिएक्शन हो रहा है, टू एंड्स पर अटैक किया है। लो, टू एंड्स पर हो गया एडिशन। कैसा एडिशन है, 1-2 एडिशन है, 1-4 एडिशन है, 1-3 एडिशन है, 2-4 एडिशन है। तो भैया ये 1-4 एडिशन है। कैसे, पहला स्पेशी अगर फर्स्ट पर अटैक किया था तो 1 2 3 4, दूसरे कहां पे अटैक कर रहा है, 1 2 3 4, दूसरा पर्सन आके लगा है फोर्थ पर। तो कैसा एडिशन हुआ, 1-4 एडिशन हुआ। 1-4 एडिशन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम जैसे आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जिसमें आप डायल सेल्टर रिएक्शन पर भी देखते हो, एडिशन जो होता है वो किस पर होता है, 1-4 पर हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास है, फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सर्ट एनी वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे बताना है कौन से इफेक्ट यहाँ पे शो करेंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये कैसा शो करेगा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, मतलब ये सभी कैसे हैं, प्लस एम ग्रुप्स हैं। मतलब कैसे होने चाहिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए ये सब के सब। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं तो कैसे एक्टिवेटर्स हैं, देखो सब के सब यहां बात करो, यहां नाइट्रोजन इस कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ भी कैसा कर रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। ऑक्सीजन कैसा है, इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। निगेटिव चार्ज अगर होता तो वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। लाइक देखो, अगर हमने बोला ओ पर निगेटिव चार्ज है और ये लगा हुआ है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, तो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन पर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। लेकिन ये आपके जो ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेटर्स तो हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हैं। ये ग्रुप्स कैसे हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। हमने बोला स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, O माइनस N माइनस, अगर कुछ निगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स आ जाए, CH2 माइनस, ऐसे कंपाउंड्स अगर लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। तो ये आपके मॉडरेटली एक्टिवेटर्स में आ जाएंगे, मॉडरेटली एक्टिवेटर्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, द करेक्ट रैंक ऑर्डर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन इन टोल्यूइन। आपके पास में टोल्यूइन है, अब अगर टोल्यूइन है मिथाइल ये लो, तो यहां पे सल्फोनेशन कराने आप जा रहे हो, आपके पास में क्या हुआ, H2SO4, H2SO4 सल्फोनेशन कराने जा रहे हो, H2SO4 प्लस H2SO4, या फिर आपके पास में क्या हो सकता है, ओलियम। ओलियम आप यहां पे रख सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, H2H2O7। ओलियम जिसको आप बोलते हो H2SO4 का एक्सेस में सब लिख देते हैं, या फिर एक्सेस में। इसमें से आपने कोई रिएजेंट लिया और आपने सल्फोनेशन कराया, तो जो मिथाइल होता है ये क्या करेगा, ये प्लस एम ग्रुप होता है। क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्लस एम नेचर अपना एग्जिबिट करता है। तो ड्यू टू प्लस एम दैट इज एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल, ये सेकेंड और फोर्थ को एक्टिवेट करेगा सबसे ज्यादा, और थर्ड को एक्टिवेट करेगा इंडक्टिव की वजह से। तो होना तो सल्फोनेशन सभी पर होना है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, यहां पर अगर आप कराते हो तो बहुत SO3 जो ग्रुप है बहुत बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे बेहतरीन जो आपको यहाँ पे सल्फोनेशन होगा वो होगा 4th पोजीशन पर, देन होगा आपका 2nd पर, क्योंकि ये दोनों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर है ड्यू टू प्लस एम। किस वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से काफी ज्यादा एक्टिवेट है ये दोनों पोजीशंस। ये सिर्फ इंडक्टिव वजह से एक्टिवेट है, तो उसके बाद आपका आएगा 3rd पोजीशन वाला। सो 4 मेथाइल बेंजीन सबसे, 4 मेथाइल बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा फॉर्म होना चाहिए। तो 4 मेथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, देन आपका आएगा 2 मेथाइल, देन आपका आएगा 3 मेथाइल। तो ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, देखिए, ल्यूकास टेस्ट इज वेरी रैपिड विथ। तो ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, ये होता है एल्कोहल्स के लिए, और एल्कोहल्स में करते क्या है, हम डिग्री ऑफ एल्कोहल यहां से बताते हैं कि जो एल्कोहल है वो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। इसका रिएजेंट क्या होता है, जो ल्यूकास टेस्ट कराते हैं तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये होता है जिंक प्लस HCl, ZnCl2 और HCl, इन्हीं के ही मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH और 3 डिग्री ROH।
3 डिग्री ROH क्या करता है, ये रिएक्शन फास्ट करता है ZnCl2 और HCl के साथ में। ये क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करता है इसके साथ। तो आपके पास अल्कोहल है, ZnCl2 और HCl के साथ आपने रिएक्शन कराया, कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो आपका क्या हुआ, रिएक्शन बड़ी ही फास्ट होगी। फास्ट रिएक्शन हुई मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, ये थोड़ा स्लो होता है ना, स्लो रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन होता है और यहां पे नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहां पे रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, ये 5-7 मिनट बाद देखने को मिलती है, यहां पे रिएक्शन होता ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चला, अगर 3 डिग्री होगा तो मतलब रिएक्शन फास्ट कर गया तो 3 डिग्री है, थोड़ा टाइम लेकर के किया लेकिन रिएक्शन हुई तो 2 डिग्री है, नहीं रिएक्शन हो रही रूम टेम्परेचर पे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आपसे पूछा गया रैपिड होती है किसके साथ, देखो 3 डिग्री वाले के साथ बहुत फास्ट होगी, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ तुरंत ही हो जाएगी, 3 डिग्री के साथ तुरंत ही हो जाएगी, ठीक है ना, 3 डिग्री वाले के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एज द सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड। आपके पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होगा, इसका मतलब आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे हो। द फॉलोइंग फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड, क्या फिनोमेना होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, बोथ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो बेसिकली आपको दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस से आपके यहाँ कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप क्या बोलते हो, कंडक्टिविटी भी बोलते हो, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, K दैट इज कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो। ये क्या होता है, तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा इज इक्वल्स टू होता है L/A इंटू C, या फिर उसको G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे C या G इसको दोनों हो सकते हैं, या तो C या तो G। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है कंडक्टिविटी, सॉरी ये कंडक्टेंस होता है कि आपका जो कितना कंडक्टेंस हो रहा है, ये कंडक्टेंस है लेंथ अपॉन एरिया। तो आपका अगर क्या हो रहा है, एरिया अगर आप देखो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो एरिया क्या होगा, बढ़ रहा होगा, एरिया बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाएगा, इनवर्स का रेशियो है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो आप देखो BF3, HF, NH3 और CH3Cl, इन सभी के स्ट्रक्चर्स देख लो, ये रहा आपके पास में CH3Cl, ये आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल यहां पे होगा, मतलब दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। आपके पास में क्या है, NH3 है, NH3 भी क्या होगा भाई, लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा डाइपोल, मतलब ये भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। HF की बात करते हो तो यहाँ भी क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ यहाँ भी डाइपोल होगा ही होगा, तो यहाँ भी कभी भी ये जीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। और BF3 की बात करते हो तो प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपका जो इक्विवेलेंट सॉरी आपका जो डाइपोल होगा ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट आपका फ्लोरीन जितना यहाँ खींच रहा है इतना खींच, मतलब नेट रिजल्टेंट इधर आ रहा है और उतना आपका फ्लोरीन इधर खींच लेगा, तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा। सो आंसर क्या होगा, BF3, ये आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जा रहा होगा।